हाँ भाई, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट। तो बाउंड्री लेयर क्या होती है, ये कहाँ फॉर्म होती है, इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि बाउंड्री लेयर भाई है क्या चीज़। तो टेक्निकलिटीज़ तो इसकी सारी देखेंगे, इक्वेशंस, डेरिवेशंस, कंडीशंस सब। अभी हम जो शुरू के 10-15 मिनट का जो वीडियो है ये सिर्फ बाउंड्री लेयर होता क्या है इसकी फील देने के लिए एक लेमन की लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये है क्या, है ना। तो सबसे पहले हम ऐसा मान लेते हैं कि एक फ्लूइड फ्लो है, फ्री स्ट्रीम है फ्लूइड की, फ्री स्ट्रीम यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू से फ्लो कर रही है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर उसके रास्ते में कोई एक सॉलिड बॉडी आ जाए, ठीक है, तो जो सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में जब वो फ्री स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड आएगी तो सॉलिड बॉडी के आसपास एक बहुत छोटा सा रीजन होगा, एक थिन लेयर, जो कि इस डायग्राम में आपको डॉटेड लाइन से दिख रही होगी। उस थिन लेयर और सॉलिड बॉडी के बीच का जो हिस्सा है वहाँ पे फ्लूइड फ्लो जो हमारा हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। समझ आएगा, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ फ्री स्ट्रीम आ रही थी, ठीक है, एक सॉलिड बॉडी उसके रास्ते में आई तो सॉलिड बॉडी के आसपास एक बहुत पतली सी लेयर बन जाएगी। उस पतली सी लेयर में जो फ्लूइड फ्लो होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले की तरह नहीं रहेंगी, वो चेंज हो जाएंगी। और उस पतली सी लेयर के बाहर का जो हिस्सा है वो वैसा ही रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू से वो फ्लूइड फ्लो करता रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ आ रही है। तो जब भी एक फ्री फ्लोइंग स्ट्रीम किसी सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में आएगी तो पास एक छोटे से रीजन में उसकी फ्लूइड फ्लो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। उस छोटे से रीजन को ही हम बाउंड्री लेयर कहते हैं। और उस रीजन में क्या प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, उन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो एक अंदाज़ा लगा लिया हमने कि भाई ये होता क्या है दरअसल। अब टेक्निकली इसको समझेंगे आगे। तो आगे बढ़ने से पहले तीन बातें हैं जो हमें रिकॉल कर लेनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले। पहली चीज़ तो है कि भाई नो स्लिप कंडीशन, ये क्या होती है, फ्लूइड मैकेनिक्स में अपन पढ़ चुके होंगे अब तक कि नो स्लिप कंडीशन का मतलब है जब भी कोई फ्लोइंग फ्लूइड किसी एक सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो फ्लूइड की जो पहली लेयर उस बॉडी से टकराएगी, वो पहली लेयर उस सॉलिड सरफेस पे स्लिप नहीं करेगी। फ्लूइड के पार्टिकल्स वहाँ स्लिप ना करेंगे बल्कि स्टिक करेंगे, चिपक जाएंगे। इससे होगा क्या, जिस वेलोसिटी से वो सॉलिड सरफेस मूव करेगी उसी वेलोसिटी से फ्लूइड की वो पहली लेयर जो उसके कांटेक्ट में आई वो मूव करेगी, है ना। ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ा हुआ है अपना, ठीक है। इसका और एक केस देख लेते हैं। जैसे पाइप है, पाइप के अंदर पानी बह रहा है मान लो, ठीक है, तो पानी की वो पहली लेयर जो पाइप की सरफेस के कांटेक्ट में आती है वो फ्लो नहीं करती, वो पाइप की सरफेस से चिपक जाती है ना, वो स्लिप भी नहीं करती, वो चिपक गई। अब क्या होगा कि मान लीजिए पाइप रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहली लेयर फ्लूइड की पाइप की सरफेस से जाके चिपकी थी उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो हो गई। कहने का मतलब ये है कि पहली लेयर उसी वेलोसिटी को अपना लेती है जो वेलोसिटी उस सॉलिड सरफेस की बाउंड्री की होती है ना, इसको हम नो स्लिप कंडीशन बोल देते हैं। अगली चीज़ जो हमें याद रखनी है वो है विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी पढ़ चुके हैं, फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस होता है फ्लूइड की लेयर्स में जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। दो लेयर्स अगर एक के ऊपर एक बह रही हैं और दोनों की वेलोसिटी अगर अलग अलग है तो जो स्लो चलने वाली लेयर है वो तेज चलने वाली लेयर को रोकने की कोशिश करेगी, है ना। रिलेटिव स्ट्रेस लगाएंगे, शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाती है, न्यूटन लॉ ऑफ शियर स्ट्रेस, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी जिसे कहते हैं वो भी पढ़ रखा है, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। डी यू बाई डी वाई यहाँ क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वो तीसरी चीज़ है जो याद रखनी है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है भाई, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पाइप के केस में अगर पानी जा रहा है तो पहली लेयर जो फ्लूइड की पाइप की सरफेस के कांटेक्ट में आती है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। लेकिन अगर मैं पाइप की सरफेस से पाइप के सेंटर तक जाऊं तो ज़ीरो वेलोसिटी तो नहीं है, क्योंकि फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो किसी वेलोसिटी पे कर रहा होगा।
तो पाइप की सरफेस पे है वेलोसिटी 0 और पाइप के सेंटर में मैं मान लेता हूँ वेलोसिटी v है। तो मैं जब सरफेस से सेंटर तक जा रहा हूँ, वाई डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी भी 0 से लेके v तक चेंज हो रही है। तो ये क्या बन गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट बन गया। मतलब विद रिस्पेक्ट टू y वेलोसिटी चेंज हो रही है, du/dy, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डेप्थ ऑफ फ्लो या y डायरेक्शन, है ना, उसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते थे। आते हैं पाइप फ्लो में तब वो काम आती है, विस्कोसिटी जब पढ़ा था तब वो काम आई थी। तो ये तीन चीज़ें हैं, इनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस रिकॉल कर लिया अपन ने, ठीक है। तो ये तीन टेक्निकल चीज़ें रिकॉल करने के बाद, और जो पहली डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी केवल समझने के लिए कि भाई बाउंड्री लेयर होती क्या है, उसके बाद में अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन बताने की कोशिश करते हैं भाई। तो होगा क्या कि जो फ्लूइड फ्लो है हमारा फ्री स्ट्रीम का, और वो सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में आया, तो जैसा कि नो स्लिप कंडीशन हमसे कह रही है कि पहली वो लेयर फ्लूइड की जो सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में आएगी वो तो उससे स्टिक कर जाएगी, स्लिप नहीं होगी। ठीक है भाई, सही बात है। अब पहली लेयर की वेलोसिटी 0 है, उसके ऊपर जो दूसरी वेलोसिटी लेयर अगर जा रही होगी तो दूसरी लेयर को स्लो डाउन करने की कोशिश करेगी पहली लेयर। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी। पहली लेयर की वेलोसिटी 0 हो गई थी, उसके ऊपर से जो भी फ्लूइड की लेयर जाएगी उसकी वेलोसिटी कम करने की कोशिश करेगी नीचे वाली लेयर, तो उसके ऊपर वाली को रोकने की कोशिश करेगी उसके नीचे वाली लेयर। रिलेटिव मोशन सेटअप हो जाएगा और विस्कोसिटी के कारण एक लेयर दूसरी लेयर को रोकने लगेगी, तो सभी लेयर्स की वेलोसिटी कुछ कुछ कम होती जाएगी, है ना। ये चीज़ समझ गए, और एक वेलोसिटी ग्रेडियंट सेटअप हो जाएगा। तो होगा क्या कि नीचे जो सरफेस है सॉलिड की, वहाँ तो वेलोसिटी है लेयर की 0, लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊँगा तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, वहाँ पहुँचते पहुँचते लेयर्स की जो वेलोसिटी है वो जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी u आ रही थी उसके बराबर हो जाएगी, है ना। नीचे 0 से चले थे और u तक पहुँच जाएंगे, तो जिस पॉइंट पे ये वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, उस पॉइंट तक का जो हिस्सा है उसी को हम बाउंड्री लेयर कहते हैं। ये जो डॉटेड लाइन से सॉलिड बॉडी के ऊपर जो दिख रही है ना आपको डॉटेड लाइन, वो बाउंड्री लेयर है। अभी आगे डिटेल डायग्राम के साथ सब कुछ समझ में आएगा, अभी आप बस सुनते जाइए, क्योंकि हम अभी केवल पुराने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करके समझ रहे हैं चीज़ों को, फिर आगे टेक्निकल सब समझ आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो तीन कंडीशन आपको याद करने को मैंने अभी बोली, वो तीनों यहाँ लग गई। पहली लेयर की वेलोसिटी 0 हो गई नो स्लिप कंडीशन की वजह से, उसकी 0 हुई तो ऊपर वाली लेयर जो u वेलोसिटी स्लो डाउन कर दिया विस्कोसिटी की वजह से। ये स्लो डाउन का इफेक्ट जिस पॉइंट तक रहेगा उस पॉइंट तक वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, और जिस पॉइंट तक ये स्लो डाउन का इफेक्ट है उस पॉइंट तक का जो रीजन है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बाउंड्री लेयर, है ना। इस बाउंड्री लेयर के बाहर अगर ऊपर निकल गए अपन, बाउंड्री लेयर के बाहर जाएंगे तो जो u वेलोसिटी से फ्लो आ रहा था उस निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि बाउंड्री लेयर के ऊपर का जो हिस्सा है वहां पे फ्लूइड फ्लो की प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन सॉलिड सरफेस से बाउंड्री लेयर वाला जो हिस्सा है वहां पे एक वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हुआ है। मतलब वहाँ हर लेयर की वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आया है। वेलोसिटी में चेंज आएगा तो मास फ्लो रेट में चेंज आएगा, तो मोमेंटम में चेंज आएगा, मतलब सभी प्रॉपर्टीज में कहीं ना कहीं चेंज आएगा। और चूंकि ये वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा तो विस्कस फोर्स के कारण वो विस्कोसिटी चूंकि इस फ्लूइड में है, तो एक शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल्स टू म्यू du/dy न्यूटन लॉ ऑफ वेलोसिटी के कारण एक शियर स्ट्रेस भी लगाएगा ये फ्लूइड सरफेस पे, है ना। तो इन सब के बारे में अब आगे समझेंगे। अब इसको मैं जितनी बात अभी बताई इसको अगर मैं समअप करना चाहूँ तो क्या बोलेंगे, अ वेरी थिन लेयर ऑफ फ्लूइड कॉल्ड द बाउंड्री लेयर in immediate neighborhood of solid boundary where the variation of velocity from 0 at the solid boundary to free stream velocity in the direction normal to the boundary takes place। बात समझ में आ गई। सॉलिड की बाउंड्री पे 0 वेलोसिटी, और मैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर जाऊंगा तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर की वेलोसिटी मुझे मिल जाएगी। इतने हिस्से को बाउंड्री लेयर कहते हैं। बात आ गई होगी समझ में, नहीं आई होगी कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाएगी। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। आगे मैं बात कर रहा हूँ भाई इंटरनल फ्लो वर्सेस एक्सटर्नल फ्लो। बोले ये क्या आ गया, अब बात तो बाउंड्री लेयर की चल रही थी, तो बाउंड्री लेयर की बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले एक सवाल है। सवाल ये है कि हम पाइप फ्लो पढ़ते हैं, उसमें लेमिनार फ्लो पढ़ते हैं, टर्बुलेंट फ्लो पढ़ते हैं, दो प्लेट्स के बीच में फ्लो पढ़ते हैं,
ओपन चैनल फ्लो पढ़ते हैं, वहाँ तो कभी मैंने फ्लो को दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया कि एक हिस्सा में बाउंड्री लेयर फ्लो बनाऊं, दूसरा हिस्सा में नॉर्मल फ्लो बनाऊं और फ्लो को दो पार्ट में डिवाइड करके उसकी स्टडी करूं। ऐसा हमने वहाँ नहीं किया। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाउंड्री लेयर तो पाइप के केस में भी बन रही है, ओपन चैनल में भी बन जाएगी, क्योंकि जहाँ भी सॉलिड बाउंड्री आएगी वहाँ बाउंड्री लेयर बन जाएगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। तो भाई तब क्यों नहीं पढ़ा फ्लो को दो पार्ट में डिवाइड करके और अब क्यों पढ़ा जा रहा है ना? ये सवाल आपके मन में आना चाहिए, ये पहली चीज़ सुनने के बाद। तो उसका जवाब है कि फ्लो दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल फ्लो और एक एक्सटर्नल फ्लो। इंटरनल फ्लो क्या होता है? इंटरनल फ्लो होता है वो जिसमें किसी एक कन्फाइंड बाउंड्री के भीतर फ्लो होता है, जैसे कि पाइप के अंदर, डक्ट के अंदर, ठीक है, प्लेट्स के बीच में, मतलब एक कन्फाइंड बाउंड्री है, बाउंड्री हमें मालूम है इस बाउंड्री के भीतर ही फ्लूइड फ्लो करेगा, उसे इंटरनल फ्लो कहते हैं। ठीक है, फिर एक होता है एक्सटर्नल फ्लो। एक्सटर्नल फ्लो में क्या होता है? एक्सटर्नल फ्लो में कोई कन्फाइंड बाउंड्री नहीं रहती। एग्जाम्पल कैसे देखेंगे? एग्जाम्पल ऐसे देखेंगे, एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग से चारों तरफ से एक हवा चल रही है, तो जो विंड आती है वो बिल्डिंग के चारों तरफ से होके गुजर जाती है। तो बिल्डिंग की सरफेस के पास से जो एयर का फ्लो हो रहा है वो फ्लो क्या है? वो फ्लो है एक्सटर्नल फ्लो। ठीक है, मान लेते हैं क्रिकेट बॉल फेंकी, जब बॉल फेंकते हैं हम तो वो हवा को काटते हुए आगे जाती है, तो उस बॉल के आस पास से जो एयर फ्लो हो रहा है, हवा बह के निकल रही है, उसे हम बोलेंगे क्या? एक्सटर्नल फ्लो। मतलब क्या हुआ कि बॉल एक सॉलिड सरफेस है, उसके आसपास से जो फ्लो होके गुजर रहा है फ्लूइड का, उसे हम एक्सटर्नल फ्लो कहते हैं। एक्सटर्नल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फ्लूइड है वो कन्फाइंड नहीं है किसी बाउंड्री में, है ना, वो दूर दूर तक बाउंड्री हमने वो नहीं की है डिफाइन। ठीक है, जब बाउंड्री डिफाइन कर देंगे तो इंटरनल फ्लो हो जाएगा। अब पॉइंट ये है कि एक्सटर्नल फ्लो को दो पार्ट में डिवाइड करके ही पढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक्सटर्नल फ्लो दो तरीके से बिहेव कर रहा है। जो सॉलिड सरफेस के आसपास का हिस्सा है वहाँ पे बाउंड्री लेयर डेवलप करता है वो, और बाकी में नहीं करता। अब आप बोलोगे कि इंटरनल फ्लो में भी बाउंड्री लेयर डेवलप होती है, हाँ होती है, लेकिन इंटरनल फ्लोज में हम क्या करते हैं कि जो पूरी की पूरी फ्लो फील्ड है उसमें विस्कस फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं, ऐसा मान के पढ़ा जाता है हमें। जैसे कि आप पाइप फ्लो को रिकॉल कर लो या किसी भी फ्लो को रिकॉल कर लो कन्फाइंड को, तो उसमें हम शियर स्ट्रेस निकालते थे, तो कभी ये नहीं बोलते थे कि सिर्फ यहाँ लग रही है या वहाँ लग रही है, पूरी सरफेस पे, मतलब पूरी क्रॉस सेक्शन पे पाइप में भाई शियर स्ट्रेस किसी भी पॉइंट पे आप निकाल लोगे। सरफेस पे ज़्यादा होगी, अंदर कम होगी, बीच में कम होगी, वो बात की बात है ना। तो इसको ऐसे समझना है कि इंटरनल फ्लो में जो विस्कस फोर्सेज हैं वो पूरी की पूरी फ्लो फील्ड में डोमिनेट करती हैं, और चूंकि वो विस्कस फोर्स पूरी फ्लो फील्ड में डोमिनेट कर रही हैं तो हमें उसको दो पार्ट में डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी फ्लो फील्ड में एक ही फोर्स है जो डोमिनेट कर रही है, उसको हमने स्टडी कर लिया। लेकिन जब एक्सटर्नल फ्लो के केस में आते हैं तो विस्कस फोर्स उस सरफेस के पास तो डोमिनेट करती हैं जहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट डेवलप होता है, जहाँ बाउंड्री लेयर रीजन बनता है, लेकिन उसके बाहर विस्कस फ्लो लगभग नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, तो वहाँ पे तो विस्कस फोर्स को कंसीडर कर नहीं सकते आप बाउंड्री लेयर के बाहर वाले हिस्से में, तो यहाँ पे आपकी मजबूरी हो गई कि फ्लूइड को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं पूरे फ्लूइड के फ्लो के लिए विस्कस फोर्स को नेग्लिजिबल मान लूँ तो भी बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सॉलिड सरफेस के आसपास का जो हिस्सा है वहाँ तो विस्कस फोर्स लग रही है, और अगर मैं पूरे में विस्कस फोर्स लगाऊँ तो मेरा बेफिजूल में कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा हिस्से में तो लग ही नहीं रही। तो ये पॉइंट है। एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरह के फ्लो हैं। एक्सटर्नल फ्लो में फ्लो दो हिस्सों में टूट जाता है, इसलिए उसे दो हिस्सों में पढ़ना पड़ जाता है। तो इसके पीछे की भी एक कहानी समझ लेते हैं। जो मैं बात अभी बताई, इसके पीछे की कहानी समझने के लिए थोड़ा सा और हम बैकग्राउंड में जाते हैं। भाई बाउंड्री लेयर का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? जो बात मैंने बता रहा हूँ वही है, अलग तरीके से। तो भाई एक फ्लूइड की इक्वेशन है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, नाम सुना होगा। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन लगभग सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन मानी जाती है फ्लूइड मैकेनिक्स में। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी दिखने वाली इक्वेशन है, देखने में लग रहा होगा ये क्या ही बन गया है, कोई टेंशन नहीं लेनी, पढ़ना नहीं है इसके बारे में फ़िलहाल। हम सिर्फ ये बैकग्राउंड जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बाउंड्री लेयर फ्लो का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, है ना। तो एक नेवियर-स्टोक्स नाम की इक्वेशन बनी, मान लेते हैं 200 साल पहले, है ना।
अब इसको सॉल्व करना था भाई। आप इसको देख पा रहे होगे कि मैथमेटिकली से सॉल्व करना इतना आसान मामला तो दिख नहीं रहा। तो क्या हुआ कि इक्वेशन तो बन गई। ये इक्वेशन क्या है, बेसिकली बनती है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। दूसरी चीज़ होती है न्यूटन सेकंड लॉ, है ना, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स फोर्स। इन्हीं दो के कॉम्बिनेशन से बन जाती है। और ये दोनों मतलब ऐसे लॉ हैं, ये तो हर जगह वैलिड है, तो आप कहीं भी लगा सकते हो। तो इस इक्वेशन को भी आप फ्लूइड फ्लो के किसी भी केस में लगा सकते हो। लेकिन दिक्कत ये हुई कि ये इक्वेशन जब बन गई, इसको हम कहीं अप्लाई ही नहीं कर पा। बहुत ही सिंपल ज्योमेट्रीज जो होती हैं उनमें बस अप्लाई कर पा रहे थे, बाकी कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्रीज में जाते थे तो वो सॉल्व ही नहीं होती थी। मैथमेटिशियंस लगे रहे पर वो सॉल्व नहीं हो पाई हर जगह, है ना। तो नेवियर्स इक्वेशन की ये समस्या आ रही है। अब क्या हुआ कि यूलर नाम के एक साइंटिस्ट आए। इस इक्वेशन में उन्होंने क्या बोला कि अगर मैं फ्लूइड को इनविसिड मान लूँ। इनविसिड का मतलब होता है जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो या विस्कोसिटी नेग्लिजिबल हो। अगर मैं विस्कोसिटी को नेग्लिजिबल मान लूँ तो जो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में लास्ट टर्म है राइट हैंड साइड का, वो ज़ीरो हो जाएगा। राइट हैंड साइड का जो लास्ट टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो जो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन जितनी बचेगी वो नीचे लिखी हुई यूलर इक्वेशन के नाम से लिखी हुई है मैंने, है ना। अब जो यूलर सॉल्व हो जाती थी। कहने का मतलब ये है कि नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को सॉल्व करने में जो सबसे डिफिकल्टी पैदा कर रहा था वो लास्ट टर्म ही कर रहा था राइट हैंड साइड का, है ना, जिसमें डाइवर्जेंस का स्क्वायर है वेलोसिटी के साथ, लैप्लास ऑपरेटर बोलते हैं जिसे। खैर इतनी डिटेल में नहीं जाना है, अभी बस इसको देख लो कि हाँ भाई एक कहानी की तरह समझ आए कि नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन थी, सॉल्व नहीं हो पा रही थी। यूलर ने बोला फ्लो को इनविसिड मान लेते हैं, सॉल्व हो जाएगी, होने लगी। पर दिक्कत आ गई, क्या आप फ्लो को इनविसिड मान के सॉल्व कर लिया, मान लेते हैं एक्सटर्नल फ्लो का केस ले लें, अभी उसी को पढ़ रहे हैं। तो एक सॉलिड बाउंड्री आप अगर उसे इनविसिड मान लोगे तो फ्लूइड फ्लो जो कर रहा है और सामने उसके कोई सॉलिड बॉडी आ गई तो सॉलिड बॉडी पे इस फ्लूइड ने शियर स्ट्रेस कितनी लगाई, आपका आंसर आएगा ज़ीरो। क्यों? क्योंकि आपने विस्कोसिटी को ज़ीरो मान लिया। लेकिन ज़ीरो तो नहीं होता भाई। अगर फ्लूइड पास करेगा किसी सॉलिड बॉडी को तो उसकी सरफेस पे शियर स्ट्रेस लगाएगा, फ्रिक्शन लगाएगा, ड्रैग फोर्स लगाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं विस्कोसिटी वाले टर्म को निगलेक्ट कर दूँ नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन से तो मेरे जो रिजल्ट आएंगे वो किसी काम के ही नहीं है। आप सॉल्व करके खुश हो लो कि हम सब कुछ सॉल्व नहीं, क्योंकि आप ड्रैग को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, आप फ्रिक्शन ड्रैग एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, आप लिफ्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स के बहुत से कॉन्सेप्ट उससे एक्सप्लेन ही नहीं हो पाएंगे। तो फिर क्या करें भाई? तो फिर एक साइंटिस्ट आए प्रैंडल नाम के, है ना। टर्बुलेंट फ्लो में अपन प्रैंडल मिक्सिंग लेंथ हाइपोथेसिस पढ़ते थे, याद आ रहा होगा। तो वो प्रैंडल साइंटिस्ट आया, उन्होंने बोला देखो ऐसा है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि विस्कोसिटी ज़ीरो मान लो, तो क्या करें? उन्होंने बोला ऐसा है कि जो फ्लूइड जब सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसके आसपास एक छोटे से हिस्से में तो आपको विस्कोसिटी कंसीडर करनी ही पड़ेगी। उस हिस्से को ही उनने बोला बाउंड्री लेयर। ये कॉन्सेप्ट फिर उनने दिया। तो उन्होंने क्या किया कि नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन और यूलर इक्वेशन के बीच में एक ब्रिज बना दिया। क्या ब्रिज बना दिया कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया बाउंड्री लेयर थ्योरी। वो क्या कह रहा है कि सॉलिड बॉडी के आसपास जो बाउंड्री लेयर बन रही है वहाँ तो विस्कस फोर्स डोमिनेट करेंगी और आपको पूरी की पूरी नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ही लगानी पड़ेगी, आप उसमें विस्कोसिटी को निगलेक्ट नहीं कर सकते। बोले ठीक है। बोले फिर क्या करें? और उस बाउंड्री लेयर के बाहर का जो हिस्सा है वहाँ पे आप आराम से यूलर इक्वेशन लगा के अपने रिजल्ट निकालिए, क्योंकि वहाँ पे आप विस्कोसिटी को निगलेक्ट कर सकते। बोले अच्छा, तो मतलब बहुत बड़े हिस्से में हमको अब नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन नहीं लगानी, हमने घूम फिर के बहुत पतली सी लेयर मान ली है जिसको बाउंड्री लेयर बोलते हैं, वहाँ पे हम नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन लगा लेंगे जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी काफ़ी अप्रोक्सीमेशंस के साथ, है ना। और बाकी इसके अलावा का आउटर रीजन है वहाँ पे यूलर इक्वेशन से काम चल रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन में ब्रिज करने का काम करती है बाउंड्री लेयर थ्योरी। यहाँ से इसकी हिस्ट्री है, मतलब ये ऐसे आया कॉन्सेप्ट। कैसे आया? नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन बना ली अपन ने, लेकिन सॉल्व नहीं हो पा रही। सॉल्व करने के लिए उसे सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट सही नहीं आ रहा है। तो उन दोनों चीज़ों को ब्रिज गैप हो गया भाई। आप पूरा इनविसिड नहीं मान सकते क्योंकि फ्लूइड जब सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा तो उसके आसपास के थोड़े हिस्से में तो आपको विस्कोसिटी को कंसीडर करना पड़ेगा। उस थोड़े हिस्से का ही नाम है बाउंड्री लेयर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात आई है बाउंड्री लेयर थ्योरी, अब हम पढ़ेंगे। अभी तक तो हम कहानी की तरह सुन रहे थे, पुराने कॉन्सेप्ट रिकॉल कर रहे थे और केवल दिमाग में ही बिठाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई बाउंड्री लेयर होती क्या है, कहाँ से आई और क्यों आई। अब पढ़ना शुरू करेंगे।
तो पढ़ने से पहले ये बता दूं कि पूरी तरीके से हर फ्लो कंडीशन के लिए बाउंड्री लेयर पढ़ना अभी अपने स्कोप के बाहर बीटेक एमटेक लेवल तक है ना। तो हम एक इंट्रोडक्टरी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन कराने के लिए सबसे पहले हम एक कंडीशन लेके चल रहे हैं, जिस कंडीशन के लिए हम आगे की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो कंडीशन क्या है कि एक यूनिफॉर्म यू वेलोसिटी से फ्लो हो रहा है, उसके सामने एक थिन प्लेट आ गई है। क्या आ गई है? थिन प्लेट। तो बाउंड्री लेयर कब बनती है? जब फ्लूइड फ्लो के सामने आए एक सॉलिड बाउंड्री। तो सॉलिड बाउंड्री मैंने क्या बना ली है? थिन प्लेट। थिन मतलब इतनी थिन कि इसके आने से कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होगा। समझ आ रही बात? एक बहुत ही मैंने थिन प्लेट अज्यूम कर ली, एक्स डायरेक्शन में जो लगी हुई है, AD आपको दिख रही होगी, ABCD जो पॉइंट्स हैं उसमें AD। ये जो प्लेट मैंने लगा दी, इसकी थिकनेस बहुत ही नेग्लिजिबल है। ये नेग्लिजिबल मैं क्यों अज्यूम कर रहा हूँ? क्योंकि जो फ्लूइड फ्लो है उसको इस प्लेट की वजह से कोई डिस्टर्बेंस या टर्बुलेंस ना हो, मतलब जैसा आ रहा था भाई वैसे ही आ गया। ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन हम पढ़ने के लिए अजम्पशन के साथ चल रहे हैं अभी, कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, है ना। तो एक मैंने अज्यूम कर ली वेरी थिन प्लेट, ठीक है। इसके अलावा आगे जितना भी हम पढ़ेंगे बाउंड्री लेयर के बारे में, तो 3 अजम्पशन लेके चल रहे हैं। पहला कि फ्लो 2 डायमेंशनल है, दूसरा कि फ्लो स्टेडी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम पैरामीटर चेंज नहीं हो रहा है एक क्रॉस सेक्शन, और तीसरा कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट। तो आगे ये बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ये 3 अजम्पशन दिमाग में बिठा लो, ठीक है। एक चीज़ ये अजम्पशन दिमाग में बिठा लो, ये प्लेट बड़ी थिन है, इसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। तो भाई अब क्या होगा? ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, यू वेलोसिटी से फ्लूइड आया और ए पॉइंट पे आए। जो ए पॉइंट है उसे बोलते हैं लीडिंग एज। लीडिंग एज मतलब वो हिस्सा प्लेट का जिससे आके सबसे पहले फ्लूइड टकराएगा। इसके बाद ए से लेके डी है वो एक्स डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है ना, इसको अपन एक्स डायरेक्शन बोल रहे हैं, ऊपर जो डायरेक्शन है वो वाई डायरेक्शन है। तो ए ई एफ जी ये पॉइंट दिख रहे हैं, ए ई एफ जी, ये कौन से पॉइंट हैं? ये वो लाइन क्या है? ये बाउंड्री लेयर बन गई, मतलब ये फ्लूइड आया था यू का और ए ई एफ जी नाम की ये बाउंड्री लेयर हमारी बन गई प्लेट के ऊपर। इस ए ई एफ जी के ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी फ्लूइड फ्लो की, उसे हम बोलते हैं आउटर फ्लो रीजन। और ए ई एफ जी और ए बी सी डी के जो बीच का हिस्सा है उसे बोलते हैं बाउंड्री लेयर, है ना। ये जो बोल रहे थे अभी तक वो हमने कर लिया। अब इस बाउंड्री लेयर को देखो और सवाल उठाना शुरू करो। पहला सवाल दिमाग में जो आना चाहिए वो ये कि भाई ये बाउंड्री लेयर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसकी थिकनेस बढ़ क्यों रही है? ये पहला सवाल। क्या है पहला सवाल? जैसे जैसे मैं ए से डी तक गया बाउंड्री लेयर की थिकनेस बढ़ी। इसका जवाब हमें देना है, देंगे। दूसरा सवाल ही नहीं है, दूसरा बस इंडिकेशन है एक सवाल का कि मैंने 1, 2 और 3 3 जोन बना दिए, दिख रहे होंगे। ये 3 जोन क्या है वो भी समझ लेंगे अभी 2 मिनट में, आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है। तो इस डायग्राम को दिमाग में बिठा लो, आगे बढ़ते हैं। 3 जो कॉन्सेप्ट रिकॉल करने के बोले थे उनको भी दिमाग में बिठा लो, आगे बढ़ के देखते हैं। पहले सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि थिकनेस क्यों बढ़ी। थिकनेस यूँ बढ़ी, ए पॉइंट पे आके फ्लूइड टकराया। इस डायग्राम को देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी ग्रेडियंट के थ्रू समझाने की कोशिश की है। समझना और ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। ए पॉइंट पे आके फ्लूइड टकराया, पहली लेयर जो टकराई उसकी वेलोसिटी तो 0 हो गई। हाँ भाई 0 हो गई, पहली लेयर जो टकराई उसकी वेलोसिटी 0। अब आप डायग्राम नंबर 1 देखो, ये 1 दिख रहा है। पहली लेयर की वेलोसिटी 0, दूसरे की वेलोसिटी एक एरो से बनाई, तीसरे लेयर की वेलोसिटी एक और एरो बना, चौथी लेयर पे पहुंचे हम तो हमारी वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जो आ रही थी उसके बराबर हो गई। नीचे से प्लेट पे जो पहली लेयर स्टिक करेगी उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी नो स्लिप कंडीशन की वजह से, और जैसे जैसे मैं वहाँ से ऊपर बढ़ता जाऊँगा तो धीरे धीरे वेलोसिटी जो लेयर्स की है वो 0 से बढ़ेगी और बढ़ते 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 एक पॉइंट मुझे मिलेगा जहाँ पे वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जो u है उसके बराबर हो जाएगी। ये बात हमने बात कर ली थी अभी, वही हुआ। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लेयर पे मुझे वो पॉइंट मिल गया जहाँ पे जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर ये हो चुकी। अब हम थ्योरेटिकली क्या मान के चलते हैं कि जो वेलोसिटी है वो पूरी तरीके से u के बराबर नहीं हुई, 99.99% ऑफ u जहाँ हो जाती है उसी पॉइंट को मैं कंसीडर कर लेता हूँ। समझ रहे बात?
जो u वेलोसिटी के 99.99% जैसे ही मेरी होगी वैसे ही मैं पॉइंट कंसीडर कर लूँगा कि भाई इसके बाहर आउटर फ्लो और उसके नीचे बाउंड्री लेयर, ठीक है। अब ये जिस पॉइंट पे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो गई डायग्राम 1 में, उसे मैंने नाम दिया b, ठीक है। अब इसके आगे बढ़े सेकंड पॉइंट पे, अब मैं 1 से 2 जब जाऊंगा तो मेरी बाउंड्री लेयर की थिकनेस बढ़नी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था थिकनेस बढ़ती है, अब वो बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी ये समझ लो। देखो 1 से लेके 2 पहुंचे, पहली लेयर की वेलोसिटी तो यहाँ भी 0 है, नो स्लिप कंडीशन। अब जब दूसरी लेयर 1 पॉइंट से ट्रेवल करके 2 पॉइंट तक पहुंचेगी तो इतनी दूर तक उसे फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। जो नीचे वाली लेयर है, सबसे पहली लेयर जिसकी वेलोसिटी 0 है, वो अपने ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश करेगी विस्कोसिटी की वजह से। रोकने की कोशिश करेगी मतलब उसको स्लो डाउन करेगी। तो जब 1 पॉइंट से 2 तक पहुंचेगी दूसरी लेयर तो उसकी वेलोसिटी कुछ रिड्यूस हो जाएगी। तो सेकंड वाले डायग्राम में दूसरी लेयर का जो एरो मैंने बनाया है वेलोसिटी का, वो थोड़ा छोटा बनाया है, मतलब सेकंड लेयर की वेलोसिटी 1 पॉइंट पे जितनी थी उससे कम हो जाएगी सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। सेम चीज़ थर्ड लेयर के साथ होगी, है ना। सेकंड लेयर की वेलोसिटी कम हुई, वो अपने से ऊपर वाली को रोकना चाहेगी, तो उसकी वेलोसिटी, मतलब जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करोगे डिस्टेंस, उतना ज़्यादा आपको फ्रिक्शन के कारण आपका स्लोइंग डाउन इफेक्ट आएगा, आपकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी। तो थर्ड की भी हुई। फोर्थ पॉइंट पे फर्स्ट केस में हमको यू वेलोसिटी मिल गई थी, लेकिन यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की भी रिड्यूस हो गई। फिर हम फिफ्थ लेयर पे पहुँचे, तब जाके मुझे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर की वेलोसिटी मिली। कहने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट डायग्राम में तो फोर्थ लेयर पे ही मिल गई थी, है ना। थोड़ा मैं आगे बढ़ा तो सेकंड डायग्राम में फिफ्थ लेयर तक मैं पहुंच पाया, तब जाके मुझे फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मिली, मतलब मुझे थोड़ा और ऊपर तक जाना पड़ा, तो यहाँ ये थिकनेस बढ़ जाती है। अब आप इसके आगे जाने की कोशिश करोगे थर्ड पॉइंट पे, तो आपको और ऊपर, मतलब सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट तक जब वो लेयर्स आएंगी तो उनकी वेलोसिटी और कम हो जाएगी फ्रिक्शन के कारण। तो जैसे जैसे ये जो लेयर्स आगे बढ़ रही हैं प्लेट पे, इन सब की वेलोसिटी कम होती जा रही है थोड़ी थोड़ी, और चूँकि कम होती जा रही है तो ज़ीरो से लेके यू तक पहुंचने में दूरी बढ़ती जा रही है ना। एक लेयर उसके ऊपर की थोड़ी बड़ी और बड़ी और बड़ी, यू तक पहुंच गए, फिर आगे गए, वहाँ पे भी यही हुआ, लेकिन हर एक लेयर की खुद की वेलोसिटी कम हो गई, तो जो यू वेलोसिटी नेक्स्ट लेवल पे जाके मिलती है। तो इस तरीके से सभी जगह के उन पॉइंट्स को हमने लोकेट कर लिया जहाँ पे जाके वेलोसिटी जो है वो बराबर हो जाती है काय के, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के। और उन सब पॉइंट्स को जब मैं जोड़ दूंगा तो मेरे को मिल जाती है बाउंड्री लेयर। जैसे कि ए बी सी डी ई और एफ को मैंने ज्वाइन कर दिया, क्या मिल गया, बाउंड्री लेयर मिल गई, ठीक है। तो बाउंड्री लेयर की थिकनेस क्यों बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे प्लेट पे आगे बढ़ोगे स्लोइंग डाउन इफेक्ट पड़ेगा, लेयर्स की वेलोसिटी कम होगी, तो ज़ीरो से यू तक पहुँचने में और ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। ये पहले सवाल का जवाब मिल गया, बहुत बढ़िया। अब जो ये मैंने ए बी सी डी ई एफ पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करा तो डायग्राम मिला कुछ ऐसा। कैसा, ये सबको मैंने ज्वाइन कर दिया, और ये डेल्टा नाम का एक कांस्टेंट होता है, जिससे ये डेल्टा सिंबल है जिससे हम थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो डेल्टा है ये एक्स के साथ वेरी करता है, मतलब जैसे जैसे मैं प्लेट में लीडिंग एज से आगे की तरफ बढ़ूंगा तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा भी बढ़ेगा। तो इसको डेल्टा एक्स से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि डेल्टा कांस्टेंट नहीं है ना, हर एक्स के लिए एक अलग डेल्टा मिल रहा है आपको, है ना। तो डेल्टा हमारा क्या है, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, ठीक है। अब ये देखो बाउंड्री लेयर के बाहर के फ्लो को हम बोलते हैं आउटर फ्लो रीजन, और बाउंड्री लेयर के और प्लेट के बीच के रीजन को हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर रीजन, ठीक है। बाउंड्री लेयर फ्लो, बाउंड्री लेयर के बाहर जो फ्लो है, वहाँ फ्लो है वो इनविसिड है। इनविसिड मतलब जहाँ पर वेलोसिटी, सॉरी, जहाँ पर विस्कोसिटी का इफेक्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी कहानी में आपको बताया था कि बाउंड्री लेयर के बाहर विस्कोसिटी को निगलेक्ट कर सकते हैं। विस्कोसिटी को निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं ये भी समझ लो, क्योंकि फ्लो है ना, अगर हाई रेनॉल्ड नंबर फ्लो होता है, क्या, हाई रेनॉल्ड नंबर फ्लो, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे विस्कस फोर्स डोमिनेट नहीं कर रही, वहाँ विस्कस फोर्स डोमिनेट नहीं कर रही, वहाँ पे इनर्शिया फोर्स डोमिनेट कर रही है, ये हम पढ़ चुके हैं। रेनॉल्ड नंबर जितना ज़्यादा विस्कस फोर्स का कितना, तो वो वाली बात है। बहुत हाई रेनॉल्ड नंबर फ्लो अगर हो रहा है तो वहाँ विस्कस फोर्स निगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सॉलिड सरफेस के पास हाई रेनॉल्ड नंबर फ्लो में भी आप विस्कस फोर्स निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन होगा,
यही बस पॉइंट है पूरे चैप्टर का। तो जो इनविसिड फ्लो है, देखो विस्कोसिटी अगर नहीं लग रही दो लेयर्स के बीच में तो उनमें वेलोसिटी सबकी सेम होगी। वेलोसिटी अगर सबकी सेम है तो एक लेयर दूसरी लेयर पे वो जो शियर स्ट्रेस लगाती है फ्रिक्शन ड्रैग वो नहीं लगाएगी। तो जो फ्लो है वो इरोटेशनल होगा, मतलब वहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो रोटेट नहीं करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, है ना। तो इरोटेशनल और इनविसिड फ्लो का अपन इसे पोटेंशियल फ्लो बोलते हैं। बाउंड्री लेयर के बाहर का जो हिस्सा है वहाँ पोटेंशियल फ्लो होता है, कहने का मतलब ये वहाँ इरोटेशनल फ्लो होता है और लेकिन बाउंड्री लेयर के अंदर के हिस्से को आप देखो तो वहाँ विस्कस फ्लो हो रहा है, क्योंकि वहाँ विस्कोसिटी को कंसीडर कर रहा है, वहाँ हम इनविसिड नहीं बोल सकते, ठीक है। दूसरी चीज़ वहाँ फ्लो रोटेशनल होगा भाई। क्यों होगा, ऐसे समझ लो, एक लेयर है, उसके ऊपर वाली लेयर तेज जा रही है तो वो उसको आगे अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी। उसके नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कम है तो वो उसको रोकने की कोशिश करेगी, समझ रहे हो। तो अब एक फ्लूइड पार्टिकल को इमेजिन करो जिसको ऊपर से आप आगे की तरफ धक्का दे रहे हो और नीचे से आप पीछे की तरफ धक्का दे रहे हो, तो वो रोटेट करेगा, घूम जाएगा, किसी भी चीज़ में कपल लग जाएगा ना, ऐसे समझ लो। तो फ्लूइड की अगर कोई एक लेयर है जिसके नीचे वाली लेयर स्लो है और ऊपर वाली लेयर फास्ट है ना, वही हमने देखा है, अभी लेयर का डायग्राम भी बनाया था। तो नीचे वाली लेयर उसको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही है, ऊपर वाली लेयर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो वो अपनी जगह पर रोटेट कर जाएंगे पार्टिकल। अब ये रोटेशनल फ्लो होगा, रोटेशनल फ्लो के कारण ही आगे जाके चीज़ें समझ आएंगी कि कुछ और समस्याएं, खैर तभी बात करेंगे। तो ये हमारी बाउंड्री लेयर कैसे बनी फ्लैट प्लेट पे, ये समझ गए, उसकी थिकनेस क्यों बनी बड़ी, ये समझ गए, और बाउंड्री लेयर के अंदर और बाहर के फ्लो में क्या अंतर है वो समझ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ। ये फिर फाइनली हमारा डायग्राम बना भाई कि आपने सर 3 जोन बना दिए थे, उन 3 जोन का मतलब बताओ। अब बता देते हैं। उन जोन का मतलब था भाई कि जो बाउंड्री लेयर जो बनती है वो शुरुआत में लेमिनार फ्लो की तरह बिहेव करती है। जो फर्स्ट रीजन जितना बनाया था शुरुआती दौर में ये लेमिनार रहती है, और उसके बाद ये धीरे धीरे ट्रांजिएंट या ट्रांजिशन फ्लो में कन्वर्ट होती है, और ट्रांजिशन फ्लो बाद में अल्टीमेटली टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि ये ए से लेके बी तक लेमिनार जोन था, बी से लेके सी तक ट्रांजिशन जोन था, और सी से लेके बाद तक हम कहाँ पहुँच गए, टर्बुलेंट जोन में। ये डायग्राम आप देख लीजिए, है ना, ये बना हुआ है, जूम करके देख लेना, ठीक है। तो ये 3 जोन थे भाई। अब एक चीज़ और बता दूं, ये सी के बाद मैंने एक लेमिनार सब लेयर बनाया हुआ है, मतलब प्लेट के बगल में एक डॉटेड लाइन बनी है जहाँ पे मैंने शेडिंग कर रखी है, इसको देख लो। एक क्या चीज़ है, ये सी से लेके डी तक का पॉइंट है वो, इसको बोलते हैं लेमिनार सब लेयर। लेमिनार सब लेयर क्या होता है, जो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर होती है ना, उसमें भी जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है प्लेट के पास वाला, वहाँ पे फ्लो लेमिनार ही होता है। ये सेम चीज़ हम टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप्स में भी देख चुके हैं कि एक डेल्टा थिकनेस की लेमिनार सब लेयर होती है ना, और के होती है इरेगुलरिटीज, जिनके रेशो के बेसिस पे हम हाइड्रोडायनेमिकली स्मूथ और रफ बाउंड्रीज को क्लासीफाई करते थे। खैर, तो ये लेमिनार सब लेयर होती है, वो इतनी इंपॉर्टेंस की नहीं है हमारे लिए। मुद्दा ये है जो 3 जोन बनाए थे वो क्या थे, वो ये थे। अब ये क्यों हो रहा है, जब विस्कस फोर्स ही डोमिनेट कर रही हैं आगे जाते जाते, ये चीज़ें लेमिनार से टर्बुलेंट में क्यों कन्वर्ट हो रही हैं, है ना। ये बताने से पहले एक बात बता दूं, इस डायग्राम में आपको ट्रांजिशन जोन बड़ा छोटा सा दिखाया मैंने, ऐसा होता नहीं है दरअसल, है ना। उसको आगे बता देंगे कि ट्रांजिशन जोन बहुत बड़ा होता है लेमिनार और टर्बुलेंट के कंपेरिजन में। हाँ, तो मुद्दा पहला ये है कि भैया 3 जोन क्यों बने। अभी अभी आपको बताया था कि जैसे जैसे पार्टिकल्स आगे बढ़ता जाएगा उसमें रोटेशन आ जाता है ना, बात हुई थी। देखो रोटेशन पार्टिकल में आ चुका है, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ बाउंड्री लेयर रीजन में, तो एक्स प्लेट जो हमारी प्लेट है अलोंग द एक्स, उसमें बाउंड्री लेयर के अंदर मास ऑफ फ्लूइड भी बढ़ रहा है, उसकी थिकनेस बढ़ रही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसकी थिकनेस बढ़ रही है। थिकनेस बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि इसमें अमाउंट ऑफ फ्लूइड बढ़ रहा है और रोटेशन भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ज़्यादा मास है और वो ज़्यादा मास रोटेट करेगा, तो डिस्टर्बेंसेस
क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं। इर्रेगुलरिटी मतलब रोटेशन बढ़ते बढ़ते बढ़ते, पहले तो थोड़ा थोड़ा रोटेट हुआ, आगे बढ़ते बढ़ते फिर इतने सारे पार्टिकल एक साथ रोटेट हो रहे हैं समझ लो आप, तो जो एक्स्ट्रा मास उस प्लेट पे आ गया है प्लस वो रोटेटिंग है तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो लेमिनार बिहेवियर छोड़ के इरेगुलरिटीज़ आने लगती हैं, टर्बुलेंट हो जाता है, और आगे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, मतलब ट्रांजिशन हो जाता है, फिर और आगे जाते जाते टर्बुलेंट हो जाता है। तो इसका कारण क्या है, जो रोटेटिंग पार्टिकल्स हैं प्लस मास उस फ्लूइड के वो प्लेट के ऊपर बढ़ता जा रहा है, तो जितना ज़्यादा मास है और उन सब में रोटेशन हो रहा है तो उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। अगर बिना उसके रोटेशन के जा रहे होते तो बात अलग हो जाती। तो उस डिस्टर्बेंस के कारण क्या होता है, जो लेमिनार्स हैं, जो लेयर्स हैं, वो मिक्स होना स्टार्ट हो गई मान लेते हैं अपन, और वो टर्बुलेंट हो जाता है धीरे धीरे आगे जाके, है ना। तो ये हो गई एक बात कि इसलिए हो जा रही है बात। अब दूसरी चीज़ क्या समझना है कि भाई ये लेमिनार और टर्बुलेंट को तो आप हमेशा भाई रेनॉल्ड नंबर से रिलेट कर सकते हैं, अभी तक ज़िंदगी में हर जगह किया है। पाइप के केस में एक अमाउंट बना लिया था हमने कहीं 2000 के नीचे और 4000 के ऊपर रेनॉल्ड नंबर रहेगा तो लेमिनार और टर्बुलेंट होंगे। तो अब भाई ये प्लेट के ऊपर जब फ्लो हो रहा है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कहाँ तक लेमिनार है और कहाँ टर्बुलेंट है, उसके लिए भी रेनॉल्ड नंबर ही आएगा भाई काम में। कैसे? ऐसे प्लेट के ऊपर जब फ्लो होगा तो रेनॉल्ड नंबर डिफाइन करते हैं हम रो यू एक्स बाय म्यू। यू क्या है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिससे एक्सटर्नल फ्लूइड फ्लो कर रहा है, या फिर जहाँ से फ्लूइड की जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, बाउंड्री लेयर के बाहर वाली जो हम कह रहे हैं उसको बोल दिया यू। रो हो गया डेंसिटी। एक्स क्या है, वो पॉइंट प्लेट पे जिस पॉइंट पे आपको रेनॉल्ड नंबर देखना है ना। एक्स डायरेक्शन में प्लेट अपनी चल रही है, प्लेट की स्टार्टिंग है वो हम मानते हैं ओरिजिन, मतलब ए पॉइंट जो था हमारे डायग्राम में वो हो गया 0। जैसे जैसे मैं ए से बी सी और डी की तरफ बढ़ूंगा एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे रेनॉल्ड नंबर नापना है, मान लेते हैं बी पॉइंट पे नापना है, तो ए से लेके बी की दूरी कितनी होगी, वो एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स डिवाइड बाय म्यू, इसको लिख दिया कैपिटल यू एक्स बाय न्यू। न्यू हो गया आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। फ्लैट प्लेट देखो, जब रेनॉल्ड नंबर हम पढ़ते हैं तो वो रो वी एल बाय म्यू करके उसका फॉर्मूला आता है, और एल होती है लेंथ स्केल। जो लेंथ स्केल हर कंडीशन के हिसाब से बदलती रहती है। पाइप के केस में हम लेंथ स्केल लेते थे डायमीटर, रो वी डी बाय म्यू बन जाता था फॉर्मूला, है ना। ओपन चैनल फ्लो के केस में हम हाइड्रोलिक मीन रेडियस लेते हैं, रो वी पी बाय म्यू बन जाता है, पी आर जिससे भी आप डिनोट करते हो, मैंने बताया था। जब हम डार्सी लॉ पढ़ते हैं जियोटेक इंजीनियरिंग में, तो मिट्टी के अंदर जब पानी जा रहा होता है तब हमें रेनॉल्ड नंबर निकालना होता है, तो हम पाइप का इफेक्टिव डायमीटर, वो पोर्स का इफेक्टिव डायमीटर ले लेते हैं लेंथ स्केल की जगह। कहने का मतलब यह है कि लेंथ स्केल हमेशा चेंज होती है रेनॉल्ड नंबर के फॉर्मूले में। अगर आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि रो वी डी बाई म्यू रेनॉल्ड नंबर का इक्वेशन है, तो ऐसा नहीं है। वो जो डी है ना उसमें वो लेंथ स्केल होती है जो अलग अलग कंडीशन में चेंज होती है। जैसे कि लेमिनार सब लेयर में टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप के केस में जब हम रेनॉल्ड नंबर नापते हैं तो हमारी डी की जगह वहाँ क्या आ जाती है, डेल्टा या के, वो आ जाता है इरेगुलरिटीज, है ना। तो अब मुद्दा ये है कि यहाँ प्लेट के ऊपर जब फ्लो होगा तो हम क्या करेंगे, रो यू एक्स बाय म्यू करके हम रेनॉल्ड नंबर निकालेंगे। अब किस रेनॉल्ड नंबर तक लेमिनार है और किस तक टर्बुलेंट है ये पता करना है। पता है हमें क्या है, अगर एक स्मूथ प्लेट है विद ए यूनिफॉर्म फ्री स्ट्रीम जो आ रही है उसकी तरफ, तो ट्रांजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है भाई 1 × 10⁵ रेनॉल्ड नंबर पे। ये हो गया आपका क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर, जहाँ से लेमिनार खत्म हो जाएगा इस क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर पे। और 3 × 10⁶ पे होता है आपका ट्रांजिशन रेनॉल्ड नंबर, ये आपका टर्बुलेंट स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ गई बात। 1 × 10⁵ पे क्या, लेमिनार खत्म। 3 × 10⁶ पे क्या, टर्बुलेंट स्टार्ट। और इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है वो हो गया आपका ट्रांजिशन फ्लो। अब आप इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करो तो दूसरा वाला जो रेनॉल्ड नंबर है, रेनॉल्ड ट्रांजिशन, वो पहले वाले के 30 टाइम्स है, 30 गुना बड़ा है उससे, है ना। पहले वाले में 30 का मल्टीप्लाई करो तो नीचे वाला मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो लेमिनार जोन है बड़ा छोटा बनता है, ट्रांजिशन जोन बहुत बड़ा बनता है ना। एक लंबा 30 गुना उसका रेनॉल्ड नंबर वेरिएशन है, अगर उसी यूनिट में बनाओगे तो एक बन जाएगा। तो जो नीचे वाला मैंने डायग्राम बनाया है वो लेमिनार जोन आप देखो कितना छोटा सा बना है। ये कि एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ ये बात कि लेमिनार जोन छोटा रहता है, टर्बुलेंट भी छोटा रहता है, ट्रांजिशन बहुत बड़ा है, क्योंकि कोई मेजर डिस्टर्बेंस नहीं है ना उसके अंदर। आपने फ्लैट प्लेट अज्यूम कर लिए, लेयर्स में फ्लो हो रहा है, अब केवल पार्टिकल्स के रोटेशन के कारण ही वो लेमिनार से टर्बुलेंट जाना है उसे,
या मास जो बढ़ रहा है उसका डिस्टर्बेंस बढ़ रहा है, तो वो धीरे धीरे ही बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है ट्रांजिशन बड़ा होता है, परंतु ट्रांजिशन जोन में जो फ्लो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहीं नहीं, कहीं भी ट्रांजिशन जोन का जो फ्लो है वो कॉम्प्लिकेटेड ही है स्टडी करना उसको, है ना। तो हम क्या करते हैं, अभी जो बीटेक लेवल का बाउंड्री लेयर फ्लो का सिलेबस है उसमें ट्रांजिशन जोन नहीं पढ़ते। लेकिन अब ट्रांजिशन जोन कैसे पढ़ोगे, कैसे नहीं पढ़ोगे? बाउंड्री लेयर का सबसे बड़ा हिस्सा तो आपका ट्रांजिशन जोन ही है ना। लेमिनार और टर्बुलेंट तो छोटे छोटे हैं। तो फिर क्या, तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये तो मैं एक इमेजिनरी थिन फ्लैट प्लेट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा होता है। लेकिन आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में जब आओगे तो ना तो इतनी स्मूथ प्लेट होती, ये तो अज्यूम्ड प्लेट है, ना इतनी थिन होती तो डिस्टर्बेंस भी अपने आप आते हैं, है ना। अब ये प्लेट अगर स्मूथ ना हो, इतनी थिन ना हो, तो जो डिस्टर्बेंसेस हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि नहीं होंगे वो हो जाएंगे, है ना। तो अगर रियल लाइफ फ्लोज को जब भी देखते हैं हम, तो वहाँ पे जो ट्रांजिशन जोन है वो इतना बड़ा नहीं होता। वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस करने के लिए सिर्फ रोटेशन नहीं और बहुत भी फैक्टर आ जाते हैं, है ना। जैसे उसकी खुद अनड्यूरेशन है प्लेट के अंदर, या उसकी थिकनेस ज़्यादा है ना, या कोई भी कारण से। तो होता क्या है कि लेमिनार बहुत जल्दी टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है ना, क्योंकि वो आइडल कंडीशन नहीं होती। तो जब रियल लाइफ में हम देखेंगे तो ट्रांजिशन जोन इतना बड़ा नहीं बनता, तो उसको निगलेक्ट किया जा सकता है। निगलेक्ट करने का मतलब फ़िलहाल बस इतना है कि हमारे स्कोप के बाहर है, तो अभी हम नहीं पढ़ रहे। तो हम क्या करेंगे, केवल लेमिनार पढ़ेंगे और टर्बुलेंट पढ़ेंगे। अब जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये ट्रांजिशन जोन ही ख़त्म हो रहा है, तो ये रेनॉल्ड नंबर में भी कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, है ना। तो वो क्या है, एक इंजीनियरिंग रेनॉल्ड नंबर हमने निकाल लिया। क्या है? इंजीनियरिंग क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर। वो है 5 × 10⁵। अगर इससे कम है तो लेमिनार बाउंड्री लेयर, इससे ज़्यादा है तो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। ट्रांजिशन को निगलेक्ट कर दिया। निगलेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि रियल फ्लूइड फ्लो केसेस में ट्रांजिशन जोन की लंबाई बहुत ही कम होती है। कारण ये है कि डिस्टर्बेंस पैदा और भी कारणों से हो जाते हैं और लेमिनार बहुत जल्दी टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जो अज्यूम्ड कंडीशंस हैं वो आइडल हैं कि प्लेट स्मूथ है, प्लेट थिन है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्या किया कि वो रेनॉल्ड नंबर जो थे वो भी आइडल कंडीशन वाले थे। रियलिटी में 5 × 10⁵ एक रेनॉल्ड नंबर मान लिया। इससे कम है तो लेमिनार, ज़्यादा है तो टर्बुलेंट, ट्रांजिशन भूल गए। ये भाई आपका वो 1, 2 और 3 जोन क्यों बनाए थे उस सवाल का जवाब हो गया। अब अगली चीज़ जो होगी, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या है भाई? मैंने आपको बताया था कि बाउंड्री लेयर की थिकनेस होती है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स के साथ वो चेंज होती है, तो डेल्टा एक्स से वो रिप्रेजेंट हो जाती है। हाँ भाई बताया। और हर पॉइंट पे बाउंड्री लेयर की थिकनेस में निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब क्या है, वो बाउंड क्या करते हैं हम, जैसे नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन पे अगर जाएँ तो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में आप विस्कोसिटी वाला टर्म निगलेक्ट कर दोगे आउटर फ्लो के लिए। लेकिन जो वो बाउंड्री लेयर रीजन में फ्लो है वहाँ पे हम म्यू को निगलेक्ट ना करके उस इक्वेशन को बाउंड्री लेयर रीजन में लगाते हैं और फिर बाउंड्री लेयर की इक्वेशंस डराइव करते हैं, जिससे हमें डेल्टा की इक्वेशन मिल जाती है ना। उसमें भी हम बहुत से अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, सीधी की सीधी नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन नहीं बन पाती सॉल्व करते। तो फिर जैसे कि स्टीडी फ्लो मानेंगे, 2 डायमेंशनल फ्लो मानना था, जो 3 अजम्पशन हमने की थी, और भी 2-3 अजम्पशन लगाने के साथ हम उस डिफिकल्ट इक्वेशन को कैसे भी करके अप्रॉक्सीमेट करके ईजी बना के सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन म्यू को निगलेक्ट किए बगैर। तो वहाँ से हमें बाउंड्री लेयर की इक्वेशन मिलती है ना। वो एक अप्रोच है बाउंड्री लेयर फ्लो को पढ़ने का। बाउंड्री लेयर की इक्वेशन डराइव कैसे होती है, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन से होती है। वो हमें अभी नहीं देखना है ना। जब नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन पढ़ेंगे, उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद वहाँ से बाउंड्री लेयर इक्वेशन कैसे पढ़ेंगे वो एक अगला टॉपिक है। फिलहाल हमारे लिए क्या है कि बाउंड्री लेयर थिकनेस की जो इक्वेशंस हैं वो एज इट इज़, उनके डेरिवेशन पे ना जाके उन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करके हम आगे बढ़ते हैं बीटेक लेवल पे। उनका डेरिवेशन होता कैसे वो मैं बता देता हूँ नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन से। बहरहाल, तो बाउंड्री लेयर की इक्वेशन जो है नेवियर-स्टोक्स से डराइव होंगी, तो बाउंड्री लेयर थिकनेस की बात आपको पता चल जाएगी, डेल्टा की इक्वेशन मिल जाएगी। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो बाउंड्री लेयर थिकनेस की बात ना करके मैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की बात कर रहा हूँ। अब ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या है, इसे समझना, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है ये, मतलब समझ में आ जाए तो। कि आप इस डायग्राम को देखो, एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यू वेलोसिटी से फ्लो आया था। पहला डायग्राम देखो जो सबसे ऊपर है, उसमें एक डार्क लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, वो आपकी बाउंड्री लेयर हो गई, कर्व्ड लाइन जो दिख रही है, ठीक है।
अब उसके बैकग्राउंड में आपको दिख रही होंगी पैरेलल लाइंस बनाई हैं मैंने 6-7, जो कि थोड़ा ऊपर की तरफ टिल्टेड है, मतलब स्ट्रेट लाइंस नहीं है वो, है ना, अपवर्ड हैं, ऊपर की ओर जा रही हैं, स्ट्रेट लाइंस नहीं है। ये आपको दिख रही है? ये क्या है? ये हैं स्ट्रीम लाइंस। स्ट्रीम लाइन क्या होती है? स्ट्रीम लाइंस वो लाइंस होती हैं जिसके किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन दे फ्लूइड फ्लो के केस में। ये आपने पढ़ा होगा काइनेमेटिक में। अब मुद्दा ये है कि स्ट्रीम लाइन हमें फ्लो की डायरेक्शन बताती हैं, है ना, समझ जाए बात को। तो जब तक फ्लैट प्लेट मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करी थी और एक फ्री स्ट्रीम फ्लो हो रहा था, तब तक आप खुद सोचिए, एक फ्री स्ट्रीम फ्लो हो रहा है यूनिफॉर्म फ्री यू से एक्स डायरेक्शन में, उसकी स्ट्रीम लाइंस बनानी है, कैसे बनाओगे? ए डायग्राम को देखो, ए जो सेकंड नंबर का डायग्राम है, स्ट्रेट लाइंस बन रही है एकदम सीधी सीधी सीधी, सारी 6 लाइन सीधी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये किस चीज़ की स्ट्रीम लाइन बन गई? फ्री फ्लो जो हो रहा था प्लेट के कांटेक्ट में आने से पहले। लेकिन जैसे ही जो फ्री स्ट्रीम आपकी प्लेट के कांटेक्ट में आएगी तो ये स्ट्रीम लाइंस जो हैं ये ऊपर की तरफ टिल्ट हो गई। ये क्या होगी? ऊपर की तरफ टिल्ट हो गई। जो बी डायग्राम है जो मैंने बनाया है वो देखो आप, जो स्ट्रीम लाइंस हैं ऊपर की तरफ टिल्ट हो गई। अब ये क्या हुआ? ये चीज़ हमें समझनी है कि भाई फ्लैट प्लेट को इंट्रोड्यूस करने से फ्लो जो है थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट क्यों हो गया? जो सीधा सीधा जा रहा था वो ऊपर की ओर शिफ्ट क्यों हो गया, इसकी बात करेंगे। तो वहीं से समझ में आएगी बात कि ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होती है। ठीक है, ठीक। हाँ तो भाई कि ये टिल्ट क्यों हुई स्ट्रीम लाइंस, यहाँ से बात शुरू हुई। तो फिर समझेंगे डिस्प्लेसमेंट थिकनेस भाई क्या है आखिर। तो आप इसका एक डिटेल डायग्राम देख लो पहले, ये बना हुआ है, ध्यान से देखेंगे। एक्स डायरेक्शन में प्लेट है, बाउंड्री लेयर बनी, शेडेड पोर्शन हमें दिख रहा है, बाउंड्री लेयर की थिकनेस डेल्टा एक्स भी दिख रही होगी। अब जो ये स्ट्रीम लाइंस हैं ये इस प्लेट को इंट्रोड्यूस करने के बाद ये थोड़ा ऊपर की ओर टिल्ट कर गई हैं, ये आपको दिख रहा है। अब आप ध्यान से उस स्ट्रीम लाइन को देखिए जो बाउंड्री लेयर के बाहर है, जो डॉटेड लाइन के थ्रू दिखाई गई है। जो डॉटेड लाइन है वो प्लेट इंट्रोड्यूस करने से पहले की स्ट्रीम लाइन को शो कर रहा है। समझ में आ रही बात? कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये प्लेट नहीं होती तो जो फ्लूइड आ रहा था वो कैसे निकल जाता? ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है इस तरीके से निकल जाता, सीधा का सीधा, है ना। लेकिन जैसे ही मैंने वो प्लेट इंट्रोड्यूस की, बाउंड्री लेयर का फॉर्मेशन हुआ और जो स्ट्रीम लाइन है वो कैसी हो गई? ऊपर की ओर टिल्ट। तो ये जो टिल्ट हुआ है उसकी जो डिस्टेंस है, कितना टिल्ट हुआ वो दिख रही है आपको, डेल्टा स्टार एक्स बनाया हुआ है, देखो ध्यान से, है ना। ये जो डेल्टा स्टार एक्स नाम की थिकनेस है ना, ये भी एक्स के साथ वेरी कर रही है। जैसे कि प्लेट की शुरुआत में बहुत हल्का सा वो डिस्टेंस है डॉटेड लाइन और मेन लाइन का, आगे बढ़ते जा रहा हूँ मैं तो डॉटेड लाइन और मेन लाइन का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो जो डॉटेड लाइंस मतलब फ्लैट प्लेट को इंट्रोड्यूस करने से पहले की स्ट्रीम लाइन और फ्लैट प्लेट को इंट्रोड्यूस करने के बाद की स्ट्रीम लाइन के बीच की जो दूरी है उसे बोलते हैं थिकनेस, है ना। तो ये तो बात समझ आ गई कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या है ना। पर अब ये बात समझना बाकी रह गया है कि भाई ये स्ट्रीम लाइंस टिल्ट हुई क्यों आखिर। तो आप थोड़ा सोचना शुरू करो मेरे साथ कि एक यू वेलोसिटी से फ्लो आया था ना जो यूनिफॉर्म, प्लेट के आने के बाद, प्लेट के आने के बाद जो बाउंड्री लेयर रीजन है वहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, है ना। तो बाउंड्री लेयर जो रीजन है आप देख रहे हो, ये वेलोसिटी प्रोफाइल बनी है ना, डी वाई बाई वो मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको दिख रहा है कि यू वेलोसिटी आई थी पहली लेयर की, उसके बाद वाले की थोड़ी बड़ी लेकिन यू से तो कम है। तो कहने का मतलब बाउंड्री लेयर के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, उनकी वेलोसिटी उस रीजन में जो फ्लूइड फ्लो है उसकी वेलोसिटी मीन वेलोसिटी से कम है। ये तो हमें साफ साफ दिख ही रहा है। तो आप ये देखो, जितना फ्लूइड एंटर किया उतना ही फ्लूइड एग्जिट करना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मास जिसे बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जिससे आती है कि प्लेट में जितना फ्लूइड एंटर करेगा उतना ही फ्लूइड एग्जिट करेगा। लेकिन पूरा फ्लूइड जा रहा था, नीचे वाले थोड़े फ्लूइड की स्पीड हो गई स्लो। स्पीड अगर स्लो हो जाएगी, वेलोसिटी अगर स्लो हो जाएगी तो मास पर सेकंड
वो भी कम हो जाएगा। बात समझ में आई? मास पर सेकंड कम हो जाएगा मतलब पहले जितना फ्लूइड क्रॉस करता किसी एक सेक्शन को अब कम करेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड कम हो गई ना, फ्लूइड पार्टिकल्स धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर सेक्शन से पहले जितने फ्लूइड पार्टिकल्स निकल रहे थे अब कम निकलेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे एक थोड़ा सा रीजन है जहाँ पे वेलोसिटी कम हो गई। कहने का मतलब ये है कि कंजर्वेशन ऑफ मास फेल होता दिख रहा है बाउंड्री लेयर के इंट्रोडक्शन के बाद। अब इस कंजर्वेशन ऑफ मास को फेल तो आप कर नहीं सकते, वो तो यूनिवर्सल मतलब उसको तो मानना पड़ेगा हमें। तो क्या होता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए ये स्ट्रीम लाइंस ऊपर की ओर टिल्ट हो जाती हैं, जिससे जितना फ्लूइड आ रहा है उतना ही बाहर जाए। कहने का मतलब बाउंड्री लेयर बन जाने के कारण सॉलिड सरफेस के पास के छोटे से हिस्से में वेलोसिटी फ्लूइड की बहुत कम हो जाती है। तो वेलोसिटी कम होने के कारण क्या होता है, जितना मास एंटर किया वो अब स्लो हो गया, तो उतना एग्जिट नहीं करेगा। ऊपर के हिस्से में तो जितना एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट कर रहा था, तो कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा फेल हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए फ्लूइड क्या करता है, थोड़ा अपलिफ्टेड हो जाता है। उस अपलिफ्टमेंट की जो थिकनेस है ना, उसी को डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कहते हैं। अब सवाल ये है कि भाई फ्लूइड को अपलिफ्ट हो जाने के या थोड़ा ऊपर उठ जाने से कंजर्वेशन ऑफ मास आपका कैसे हुआ, है ना? ये बात तो मैंने बता दी कि ऐसा क्यों हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मास करने के लिए। लेकिन इससे कैसे कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया वो हम आगे समझ लेते हैं। आप ये वाला केस कंसिडर करो। पहले फिगर 1 देखो। ए बी नाम की एक प्लेट है और सी डी नाम की एक प्लेट है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो ए बी वाली प्लेट पे बाउंड्री लेयर बनी, सी डी वाली प्लेट पे बाउंड्री लेयर बनी, और इन दोनों बाउंड्री लेयर्स के बीच वाला जो हिस्सा दिख रहा है डॉटेड लाइंस के बीच में, शेडेड रीजन तो बाउंड्री लेयर है, जो नॉन शेडेड रीजन है वहाँ से नॉर्मल फ्लो हो रहा है ना? ऐसा होगा यहाँ पे, ठीक है भाई, ऐसा होगा। अब हुआ क्या, इस वाले केस को ध्यान से देखेंगे तो ए बी वाली प्लेट से जो बाउंड्री लेयर बन रही है वहाँ पे वेलोसिटी कम हो गई होगी फ्लूइड की, क्योंकि बाउंड्री लेयर रीजन में वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। सेम चीज़ नीचे वाली प्लेट की बाउंड्री लेयर में हुई होगी। अब आप देखो दोनों प्लेट्स के बीच के कितना बड़ा हिस्सा तो बाउंड्री लेयर बन गया, और उस बाउंड्री लेयर में वेलोसिटी हमारी बहुत कम हो गई। तो जितना फ्लूइड एंटर किया था उसमें से आधे से ज़्यादा की तो स्पीड कम हो गई, तो उतना एग्जिट करेगा ही नहीं। इस कारण से क्या होता है, जो बीच का रीजन है, तो बीच वाला रीजन है उसमें फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ जाती है, जिससे एवरेज वेलोसिटी उतनी ही रहे जितनी एंट्री के वक्त थी। बात समझ में आ रही है? एक बार और ध्यान से सुनो। जब दो फ्लैट प्लेट्स हैं, दोनों में से फ्लूइड होकर निकला, तो ऊपर से भी बाउंड्री लेयर बन गई, नीचे से भी बाउंड्री लेयर बन गई, ठीक है? तो जो पूरे सेक्शन में से बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा आ गया जिसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। तो इसके कारण जो हिस्सा बाउंड्री लेयर में नहीं है, उस हिस्से में से जो फ्लूइड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि बाउंड्री लेयर रीजन में जो वेलोसिटी कम हुई है उसको कंपनसेट करने के लिए नॉन बाउंड्री लेयर रीजन में वेलोसिटी फ्लूइड की बढ़ जाती है, जिससे ओवरऑल इफेक्ट वेलोसिटी पे कुछ भी ना पड़े। जितना फ्लूइड एंटर किया था उतना ही बाहर निकले। देखो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है आपका मास पर सेकंड, मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी होता है वॉल्यूम पर सेकंड डिस्चार्ज। तो अगर इसी चीज़ को मैं नीचे वाले डायग्राम में समझ रहा हूँ, ऊपर के दोनों हिस्सों में वेलोसिटी कम हो गई तो बीच वाले हिस्से में वेलोसिटी मेरी बढ़ गई। इससे क्या हुआ, ऊपर के दोनों हिस्सों से जो डिस्चार्ज कम हुआ था नीचे बीच वाले हिस्से से डिस्चार्ज बढ़ गया। तो टोटल ओवरऑल जितना एंटर हुआ था उतना ही एग्जिट करेगा, कंजर्वेशन ऑफ मास लग गया। उसी चीज़ को अब ऐसे देखना है कि जो बीच वाला हिस्सा है ना डॉटेड लाइंस के बीच में, जो बाउंड्री लेयर में नहीं आता, मैंने आपसे बोला वहाँ की वेलोसिटी बढ़ गई। और वेलोसिटी बढ़ती कब है? एक फ्लो में अगर मैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर दूंगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मानते हो इस बात को? A1V1 इक्वल टू A2V2 कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है। अगर मैंने ए को रिड्यूस करूंगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, एरिया को रिड्यूस करूंगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अब बीच वाला जो रीजन है उसकी वेलोसिटी बढ़ी। अब मान लेते हैं आप बीच वाले रीजन में बैठे हुए हो, ऊपर की बाउंड्री लेयर और नीचे की बाउंड्री लेयर दोनों के बीच में आप बैठे हो, और आपकी वेलोसिटी अचानक बढ़ी, आपकी वेलोसिटी अचानक बढ़ी, तो आपको क्या लगेगा? आपको ऐसा लगेगा ना कि यार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शायद कम हो गया है, तभी तो मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो सेम चीज़ होती है।
कि बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के कारण क्या हुआ, इसमें बीच वाले रीजन की वेलोसिटी बढ़ी। और अगर मैं बीच वाले रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उसको ऐसा लगेगा कि शायद ये दोनों प्लेट्स और पास पास आ गई हैं और इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया है, तभी मेरी वेलोसिटी बढ़ी है। ये एक इमेजिनेशन है, एक्चुअल में वो प्लेट्स पास आती नहीं है, लेकिन इस इफेक्ट को समझाने का तरीका है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ प्लेट। ये जो ए बी प्लेट ए बी डैश बन गई, मतलब जो आदमी बाउंड्री लेयर रीजन्स दोनों के बीच में है उसको ऐसा लगेगा कि शायद हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ है तभी मेरी वेलोसिटी बढ़ी है। उसे नहीं पता बाउंड्री लेयर क्या होती है, ठीक है। तो जो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्री फ्लो, जो बाउंड्री लेयर के बीच का फ्लो है उसके पॉइंट ऑफ रेफरेंस से अगर देखेंगे तो वहाँ पे हमें क्या लगेगा कि दोनों प्लेट शायद और पास पास आ गई हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ ये प्लेट्स पास आती जा रही हैं क्योंकि मेरी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। और पास आते जाने के कारण क्या हो रहा है, जो ए बी प्लेट है वो ए बी डैश हो गई है और सी डी प्लेट है सी डी डैश हो गई है, ठीक है। एक्चुअल में ये शिफ्ट नहीं होती, लेकिन फ्री फ्लो वाले रीजन से बैठ के आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि वो इफेक्ट ऐसा प्रोड्यूस कर रही है ना कि एरिया कम हो रहा है और वेलोसिटी बढ़ गई। तो सेम चीज़ अब आप बाउंड्री लेयर पे लगा के देखो, क्या हुआ कि यहाँ पे आपका मास पर सेकंड निकलना कम हुआ। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कम हो गई थी। तो उस वेलोसिटी जो कम हुई है उसे कंपनसेट करने के लिए जो बाउंड्री रीजन के बाहर वाला फ्लो है उसको ऐसा लगेगा कि प्लेट हमारी तरफ आ रही है और एरिया को कम करने की कोशिश कर रही है फ्लो की, जिससे उसकी वेलोसिटी बढ़े। मतलब जो सेम चीज़ यहाँ पे हुई, प्लेट्स की शिफ्टिंग, फ्री फ्लो वाले रीजन को ऐसा लगता है कि प्लेट मेरी तरफ शिफ्ट कर रही है वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए। तो यहाँ पे भी जो फ्री फ्लो वाला रीजन है उसको ऐसा लगेगा कि ये प्लेट मेरी तरफ शिफ्ट हो रही है। तो प्लेट शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब फ्लो पूरा का पूरा इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये बात जो है इसी को डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बोलते हैं। अब आप इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, दो तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इज द डिस्टेंस दैट अ स्ट्रीम लाइन जस्ट आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री लेयर इज डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द वॉल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ बाउंड्री लेयर। जो बात बताई थी स्ट्रीम लाइन की, जितना रिफ्लेक्ट करेगी वही थिकनेस होगी। तो इसको दूसरी भाषा में बोलें तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस इज द इमेजिनरी इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ द वॉल एज सीन बाय द आउटर फ्लो। मैं क्या बोल रहा था, आउटर फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगेगा कि जो प्लेट्स हैं उसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है और एरिया कम होता जा रहा है। ये वही बात लिखी है, ड्यू टू द बाउंड्री लेयर। जैसे जैसे बाउंड्री लेयर बढ़ रही है वैसे वैसे वेलोसिटी कम हो रही है बाउंड्री लेयर के अंदर, तो वैसे वैसे बाउंड्री लेयर के बाहर वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा जिससे एवरेज वेलोसिटी सेम रहे। और वो वेलोसिटी उस हिस्से में हमें ऐसा लगेगा कि शायद एरिया ऑफ फ्लो कम होता जा रहा है और ये जो प्लेट है ये मेरे पास आती जा रही है, तभी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की आपकी डेफिनेशन होगी। अब डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की इक्वेशन निकालने के लिए डेरिवेशन करना है, कर लेते हैं। ये देखो आप, एक प्लेट है एक्स डायरेक्शन में 1 1 नाम का एक सेक्शन लिया हमने बी सी, ये बी सी लाइन दिख रही होगी, और इसमें ये वेलोसिटी प्रोफाइल बना दी, बाउंड्री दिख रही है। एक स्ट्रिप मानी मैंने, इस स्ट्रिप की थिकनेस है डी वाई और इस स्ट्रिप की प्लेट से दूरी है वाई, दिख रही है। सेक्शन 1 1 है, वाई हो गई डिस्टेंस, डी वाई हो गई थिकनेस, यू है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट स्ट्रिप। जो फ्लूइड प्लेट के बाहर से एंटर कर रहा है उसकी एवरेज वेलोसिटी तो कैपिटल यू है जो कि कांस्टेंट है, लेकिन बाउंड्री लेयर के अंदर तो हर लेयर की वेलोसिटी अलग अलग है। तो जो लेयर हम कर रहे हैं कंसीडर उसकी वेलोसिटी मैंने मानी स्मॉल यू, ठीक है। और बी जो है वो विड्थ ऑफ प्लेट है। विड्थ ऑफ प्लेट मतलब हम जिस जगह से देख रहे हैं पेपर के, इसके परपेंडिकुलर जो अंदर की ओर गहराई में विड्थ इसकी जा रही होगी। लेंथ तो इसकी एक्स दिख रही है, विड्थ इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या होगा, अगर मैं 1 1 सेक्शन पे देखूँ, मतलब प्लेट का सेक्शन काट के, तो एरिया कितना होगा डी वाई इंटू बी। बी क्या है, विड्थ परपेंडिकुलर टू दी एक्स इंटू दी पेपर या इंटू दी स्क्रीन, अभी मोबाइल में बोले तो, और ये डी वाई, ये एरिया आ गया स्ट्रिप का, ठीक है। मास ऑफ फ्लूइड पर सेकंड फ्लोइंग थ्रू स्ट्रिप कितना होगा, रो इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया। वेलोसिटी इंटू एरिया क्या होता है, डिस्चार्ज, मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम।
तो वेलोसिटी इंटू एरिया क्या हो गया, वॉल्यूम अपॉन टाइम। इसमें इंटू किया मैंने डेंसिटी का, तो वॉल्यूम और इंटू डेंसिटी क्या बन जाते हैं, मास, है ना, और नीचे एक टाइम तो है ही, तो मास पर यूनिट टाइम हो गया। एक बार सुन लो ध्यान से, वेलोसिटी इंटू एरिया होता है डिस्चार्ज क्यू, क्यू को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है, इंटू डेंसिटी करूँगा तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बन जाएंगे मास, अपॉन टाइम तो है ही, तो मास अपॉन टाइम मतलब मास पर सेकेंड। तो मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू स्ट्रिप कितना हो गया, रो यू बी डी वाई। मास ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड थ्रू स्ट्रिप इफ देयर हैड बीन नो प्लेट। मान लो अगर ये प्लेट यहाँ नहीं होती तो मैंने उस स्ट्रिप की वेलोसिटी स्मॉल यू मानी है, ऐसा नहीं होता, जो यू वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती। तो अगर ये प्लेट नहीं होती तो कितना होता मास, रो कैपिटल यू बी डी वाई। अगली बात समझ, कहने का मतलब ये है कि जब ये प्लेट नहीं होती तो इसी हिस्से में अगर मैं यहीं पे एक स्ट्रिप बनाता तो उसकी मास पर सेकंड कितनी आती, रो कैपिटल यू बी डी वाई। लेकिन प्लेट लगाने से जो वेलोसिटी उसकी कैपिटल यू से रिड्यूस होकर क्या हो गई, स्मॉल यू। तो मास पर सेकंड भी कम हुआ है, मैंने आपको बताया था कि मास पर सेकंड कम हो गया है और उसी को कंपनसेट करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कितने मास का लॉस हुआ, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। दिस इज रिडक्शन इन मास पर सेकंड थ्रू स्ट्रिप, क्या आ गया, रो बी कैपिटल, दोनों पे माइनस किया, पहले कितना होता और अभी कितना है, तो रिडक्शन मिल गया। ये रिडक्शन तो सिर्फ स्ट्रिप का मिला है, और अगर मैं पूरी बाउंड्री लेयर थिकनेस की बात करूँ तो जीरो से लेकर डेल्टा तक इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट करेंगे तो रो और भी कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, रो बी इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू डेल्टा कैपिटल यू स्मॉल यू डिवाई। ये क्या है, उस पूरी थिकनेस, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे पूरी बाउंड्री लेयर थिकनेस के अलोंग कितना लॉस हुआ मास पर सेकंड प्लेट इंसर्ट करने की वजह से, ठीक है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया था कि बाउंड्री लेयर फ्लो में जब प्लेट इंसर्ट करते हैं और बाउंड्री लेयर बनती है तो मास पर सेकंड कम हो जाता है, उसे कंपनसेट करने के लिए शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ क्या, फ्लो। कितना शिफ्ट होता है, डेल्टा स्टार से हम उसे डिनोट करते हैं, और मान लेते हैं डेल्टा स्टार शिफ्ट हुआ, है ना। तो जितना वो स्ट्रीमलाइन शिफ्ट होती है उसको दूसरी तरीके से मैं देखूँ तो उसे मैं ये कह सकता हूँ कि कितना प्लेट शिफ्ट हो रही है, जैसा कि अभी बताया था। तो मान लेते हैं कि डेल्टा स्टार प्लेट शिफ्ट हुई, लेट द प्लेट इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस डेल्टा स्टार एंड वेलोसिटी और द डिस्टेंस डेल्टा स्टार इज इक्वल टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी कैपिटल यू। तो कैपिटल यू वेलोसिटी है और डेल्टा स्टार से मैंने शिफ्ट कर दिया उसको, तो कितना मास पर सेकंड यहाँ से फ्लो होगा, वही रो इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया, रो यू डेल्टा स्टार बी। अब देखो बाउंड्री लेयर बनने से कितना लॉस ऑफ मास हुआ, उसे कंपनसेट कौन करता है, प्लेट की थिकनेस का बढ़ना। अभी बताया था ना, उसे कंपनसेट करने के लिए प्लेट की थिकनेस बढ़ जाती है, हमें ऐसा लगता है, जिससे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो ऊपर जो लॉस ऑफ मास हुआ उसे कंपनसेट कौन कर रहा है, नीचे डेल्टा स्टार से जो मास निकल रहा है वो। तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ, लॉस ऑफ मास को कंपनसेट किसने कर दिया, प्लेट के डिस्प्लेसमेंट ने। प्लेट के डिस्प्लेसमेंट का मास पर सेकंड और लॉस ऑफ मास पर सेकंड, ये कितने हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि यही उसे कंपनसेट कर रहा है। ये दोनों मैंने बराबर रख दिए, बराबर रखा तो मुझे डेल्टा स्टार की एक इक्वेशन मिली, जीरो टू डेल्टा इंटीग्रेट 1 माइनस स्मॉल यू बाई कैपिटल यू डी वाई। यही है आपकी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये टॉपिक सुनने में, थोड़ा ध्यान से इसको देखना समझना, आ जाएगी बात समझ में, है ना। स्ट्रीमलाइंस क्या होती हैं, और जो मैं बात कह रहा हूँ कि अगर आधे हिस्से की वेलोसिटी कम हो रही है तो बाकी आधे हिस्से को अपनी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे जितना मास एंटर करा है उतना ही बाहर निकले और कंट्रीटिव इक्वेशन सेटिस्फाइड रहे, है ना। वहीं से समझना है कि ये स्ट्रीमलाइंस ऊपर शिफ्ट क्यों हुई, और जितनी शिफ्ट हुई उसी थिकनेस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस दरअसल जो लॉस ऑफ मास पर सेकंड हो रहा है हमारे बाउंड्री लेयर बनने के कारण, उसे कंपनसेट करने के लिए प्लेट को कितना मूव होना पड़ेगा इमेजिनरली, उसको दिखाता है, ठीक है। ऐसी ही एक और थिकनेस आ जाती है मोमेंटम थिकनेस। अब क्या करना है, जैसे हम मास में लॉस हो रहा था मास पर सेकंड, वैसे ही मोमेंटम पर सेकंड में भी लॉस होगा, क्योंकि वेलोसिटी अगर किसी पर्टिकुलर लेयर की कम हो रही है तो जैसे मास पर सेकंड कम हो रहा था वैसे ही मोमेंटम पर सेकंड भी कम होगा। तो मोमेंटम पर सेकंड जो कम हो रहा है उसे कंपनसेट करने के लिए प्लेट को कितना उठना पड़ेगा इमेजिनरली, उसको अगर निकालेंगे उसे बोलेंगे मोमेंटम थिकनेस। सेम है, अब सब कुछ सेम है, समझना केवल डिस्प्लेसमेंट थिकनेस।
उसी तरीके से एक एनर्जी थिकनेस आती है। तो वेलोसिटी पे क्या क्या डिपेंड कर रहा था, एक तो मास डिपेंड कर गया, फिर मोमेंटम, अब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर आपकी वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है लेयर की, तो काइनेटिक एनर्जी भी लॉस आ रही होगी। अब उस काइनेटिक एनर्जी के लॉस को कंपनसेट करने के लिए प्लेट को कितना उठना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एनर्जी थिकनेस। इनके डेरिवेशन और देख लेते हैं। मोमेंटम थिकनेस पे आए, वही स्ट्रिप है, वही डायग्राम है, सब कुछ वही है, ठीक है। तो मास पर सेकंड हम पे था ही, निकाल चुके थे हम, रो यू बी डी वाई मास पर सेकंड था स्ट्रिप का, ठीक है। मोमेंटम पर सेकंड कितना होगा उस स्ट्रिप का, रो यू बी डी वाई स्मॉल यू, मास इंटू वेलोसिटी, मास पर सेकंड इंटू वेलोसिटी। फिर उसी मास की, है ना, उसी ही मास की अगर बाउंड्री लेयर एब्सेंट होती तो मोमेंटम कितना होता, रो यू बी डी वाई, तो वो मास हो गया, कैपिटल यू वो वेलोसिटी हो गई, जो बाउंड्री बनती तो कितनी होती। अब लॉस ऑफ मोमेंटम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया। थीटा हमने वो डिस्टेंस माना है बाय विच द प्लेट शुड बी डिस्प्लेस्ड। तो उस थीटा, सेम प्रोसेस चल रहा है, वही थीटा पहले हम जो डेल्टा स्टार ले रहे थे वो थीटा हो गया। तो थीटा में हमें निकालना पड़ेगा कि भैया मोमेंटम कितना होगा, लॉस इतना, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, आप देखते जाओगे आगे आ जाएगा। अब इसमें एक डाउट आ सकता है, क्या आ सकता है कि भाई स्ट्रिप के अंदर हमने मास पर सेकंड जो लिया था वो था रो यू बी डी वाई, सही बात है। इसका मोमेंटम कितना होगा, रो यू बी डी वाई इंटू स्मॉल यू, सही बात है। फिर मैंने आपसे बोला कि मोमेंटम ऑफ दिस फ्लूइड इन दी एब्सेंस ऑफ बाउंड्री लेयर, क्या बोला, एब्सेंस। अब एब्सेंस ऑफ बाउंड्री लेयर में मैंने बाहर वाले स्मॉल यू को कैपिटल यू कर दिया कि भाई इसी मास पार्टिकल का स्टेप के अंदर जो है बाउंड्री लेयर नहीं होती तो मोमेंटम पर सेकंड कितना होता, मास इंटू ओरिजिनल वेलोसिटी। लेकिन अगर बाउंड्री नहीं होती तो इसका मास भी तो चेंज हो जाता, जो हमने पहली डेरिवेशन में किया था। स्मॉल यू की जगह कैपिटल यू यहाँ भी आना चाहिए था, जो ब्रैकेट के अंदर रो यू बी डी वाई लिखा है मास पर सेकंड। अगर प्लेट नहीं है और बाउंड्री लेयर नहीं है तो आप बाहर वाली वेलोसिटी स्मॉल यू को कैपिटल यू कर रहे हो तो अंदर वाली को भी करना चाहिए, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। क्यों, उसका इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट थिकनेस में कैलकुलेट हो चुका है। आप समझो, ये जो डिफाइन कर रहा हूँ मैं मोमेंटम थिकनेस, ये क्या है, इस ही मास का बाउंड्री लेयर बनने के बाद जो मास बना है ना उस स्ट्रिप के अंदर, इसी मास में कितना मोमेंटम का लॉस हुआ है हम वो फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। ये केवल अपने हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस है ना, तो अपने हिसाब से। अब इसमें क्या है, बाउंड्री लेयर बनने के बाद जो मास का लॉस हुआ वो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस में आ गया। बाउंड्री लेयर बनने के बाद उस मास के मोमेंटम का लॉस कितना हुआ वो यहाँ आ रहा है, ठीक है। पूरे मास का लॉस तो पहले इक्वेशन में आ चुका, तो उस तरीके से इसको डराइव किया। सेम चीज़ करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए, तो वही मास कितना है, रो यू बी डी वाई स्ट्रिप का, वेलोसिटी कितनी है स्ट्रिप की, स्मॉल यू, तो काइनेटिक एनर्जी मिल गई। काइनेटिक एनर्जी बाउंड्री लेयर के एब्सेंस में कितनी होगी, इसी मास की, ये मास और कैपिटल यू स्क्वायर। लॉस कितना हो गया, दोनों को माइनस कर दिया, ये स्ट्रिप का आया, पूरी थिकनेस के लिए 0 टू डेल्टा इंटीग्रेट कर दिया। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा स्टार स्टार से, तो डेल्टा स्टार स्टार अगर मैं प्लेट को मूव करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस होगा, ये आ गया। उस काइनेटिक एनर्जी के लॉस को पिछले काइनेटिक एनर्जी के लॉस से इक्वेट कर दिया, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी थिकनेस। तो ये 3 तरह की बाउंड्री लेयर थिकनेस आ गई, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है बाउंड्री लेयर सेपरेशन। अब ये क्या होता है भाई, ये बात यहाँ से शुरू हो गई, जो हम फ्लैट प्लेट के ऊपर बाउंड्री लेयर फ्लो पढ़ रहे थे पूरा, उसमें एक चीज़ थी क्या, कि शुरू से एंड तक प्रेशर यूनिफॉर्म था प्लेट के ऊपर। मतलब जैसे जैसे मैं एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर कांस्टेंट है, सही बात है। अब रियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं कईयों ऐसी आएंगी हमारे सामने जहाँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता। मतलब जैसे जैसे मैं एक्स डायरेक्शन में बढ़ता हूँ तो प्रेशर चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, या तो पॉजिटिव, मतलब या तो प्रेशर बढ़ता है या प्रेशर घटता है, दो ही चीज़ हो सकती है चेंज में। अब हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि मान लेते हैं प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, डी पी बाई डी एक्स अलॉन्ग द एक्स प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तो क्या केस बनेगा, जो अभी तक हमने पढ़ा वैसा केस बनेगा। उसकी फ्लो प्रोफाइल कैसी बनेगी मैंने बना रखी है। मान लेते हैं जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे प्रेशर कम हो रहा है। एक चीज़ हम बर्नौली इक्वेशन से पढ़ चुके हैं कि प्रेशर अगर कम होता है तो वेलोसिटी, फ्लूइड फ्लो में प्रेशर जैसे जैसे रिड्यूस होगा और अगर डेटम कांस्टेंट है तो वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा।
तो अगर dp/dx लेस देन 0 है, इसका मतलब प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। प्रेशर अगर रिड्यूस हो रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी अगर बढ़ रही है इनकमिंग फ्लूइड फ्लो की, तो जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो कुछ ऐसी बनेगी, है ना। वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी कि जो होनी है, क्योंकि वो क्या बन जाएगी पहली लेयर तो नो स्लिप कंडीशन, लेकिन उसके ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि इनकमिंग वेलोसिटी ही ज़्यादा है ना। तो आप उसको रिड्यूस, जैसे कि 50 वेलोसिटी से फ्लूइड आया फ्लो होके, आपने उसको रिड्यूस करके 25 कर दिया, है ना। अब 100 से अगर फ्लूइड आएगा तो रिड्यूस करके 50 कर पाओगे। मान लेते हैं कि पहली लेयर जो है अपने ऊपर वाली लेयर को 50% रिड्यूस कर सकती है ना। पहली लेयर की तो ज़ीरो हो गई, ऊपर वाली लेयर मान लो जो फ्लूइड फ्लो आ रहा है कैपिटल यू वो 50 किलोमीटर पर सेकेंड से आया, तो नीचे वाली लेयर ने उस पर रेजिस्टेंस लगा के उसको स्लो कर दिया। कितना कर दिया? 50%, मतलब 25 बचा केवल। लेकिन अगर इनकमिंग वेलोसिटी 50 की जगह 200 होती और ये उसे 50% रिड्यूस कर भी देगा तो कितनी कर पाता? 100। और 25 और 100 में तो अंतर है। कहने का मतलब अगर इनकमिंग वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है जो प्लेट की तरफ आ रही है वो ज़्यादा होती है, तो बाउंड्री लेयर की थिकनेस कम हो जाती है। कम क्योंकि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से फ्लो आएगा उतना ज़्यादा उसमें रेनॉल्ड नंबर होगा, उतनी ही कम उसमें विस्कस फोर्स डोमिनेट करेंगी, तो नीचे लगने वाली विस्कोसिटी का वेलोसिटी ग्रेडियंट भी उतना ही कम होगा और बाउंड्री लेयर की थिकनेस बहुत कम बनेगी। तो इस बात को दिमाग में बिठा लो कि इनकमिंग वेलोसिटी जो आ रही है प्लेट पे, अगर वो ज़्यादा है, एक आई आपकी 100 की स्पीड से फ्लूइड आया प्लेट के सामने, एक आया 500 की स्पीड से उसी प्लेट के सामने, तो जो 500 की स्पीड वाला फ्लूइड है उसकी बाउंड्री लेयर थिन बनेगी, 100 की स्पीड से जो आया उसकी बाउंड्री लेयर थिक बनेगी, मोटी बनेगी। ठीक है, आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि मुझे 0 वेलोसिटी से 500 वेलोसिटी तक जाने में तो ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन 0 से 100 तक जाने में कम दूरी तय करनी पड़ेगी। मतलब 0 वेलोसिटी से फ्री स्टीम वेलोसिटी तक जाना है मुझे, उसी थिकनेस को अपन क्या बोलते हैं? बाउंड्री लेयर। अगर 0 से 100 स्पीड तक जाना है या 500 तक, तो 500 वाले में थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो 500 की स्पीड से आ रहा है उसका रेनॉल्ड नंबर भी बहुत ज़्यादा हो गया। रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा मतलब उसमें वैसे ही विस्कस इफेक्ट बहुत कम है, कम हो गया तो नीचे भी वही आपको दिखेगा। ठीक है, तो ज़्यादा स्पीड से फ्लो इनफ्लो होगा तो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट भी छोटा बनेगा और जल्दी से आप फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक पहुंच जाओगे, बाउंड्री लेयर की थिकनेस कम हो जाएगी। ये पॉइंट याद रख लो पहले तो कहने का मतलब dp/dx कम हुआ, प्रेशर नेगेटिव, वेलोसिटी बढ़ी तो बाउंड्री लेयर की थिकनेस कम हुई और ये आपके सामने आ गया। अब मान लेते हैं कि ऐसा फ्लो हो रहा है जिसमें प्रेशर बढ़ रहा है एक्स की डायरेक्शन में। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होगी इन फ्लो की या ऊपर बहने वाले पानी की प्लेट के ऊपर वेलोसिटी जैसे जैसे कम हो रही है उसकी ओवरऑल, तो बाउंड्री लेयर की थिकनेस बढ़ेगी। बाउंड्री लेयर की थिकनेस बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब हम ये समझ लें रेनॉल्ड नंबर कम हो रहा है और विस्कस फोर्स डोमिनेट कर रही है, तो नीचे वो आएगा। उस तरीके से समझा रहा हूँ मैं, है ना। पॉइंट आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी आएगी उतना कम रिडक्शन, उतनी जल्दी ऊपर। अब बात करें हम कि तेज आने वाले फ्लूइड का रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा है, विस्कस फोर्स उसमें डोमिनेट कम कर रही है, तो वहाँ पे जो है बाउंड्री लेयर छोटी बनी स्लो वाले में। ये बात दिमाग में बैठ गई। अब ये प्रेशर जो बढ़ता जा रहा है इससे वेलोसिटी कम होती जा रही है। मान लो प्रेशर इतना बढ़, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा वेलोसिटी कम हुई, प्रेशर बढ़ा वेलोसिटी कम हुई, एक पॉइंट ऐसा आया कि वेलोसिटी कम होते होते ज़ीरो हो गई, तो जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वही रुक गया। ठीक है, इसके बाद भी अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊँ तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ता गया वेलोसिटी कम होती गई, प्रेशर बढ़ता गया वेलोसिटी कम होती गई। प्रेशर एक पॉइंट पे इतना हो गया कि वेलोसिटी आपकी कम होते होते ज़ीरो हो गई, और मैंने उसके बाद भी प्रेशर बढ़ा दिया, वेलोसिटी को और कम होना पड़ेगा। कम होने के लिए मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। नेगेटिव मतलब फ्लो अब रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया। जिस डायरेक्शन में एक्स में हम जा रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो आने लगा। तो जिस पॉइंट पे प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, उस पॉइंट पे जो फ्लूइड की लेयर है ना वो सॉलिड बाउंड्री को छोड़ देती है और उससे सेपरेट हो जाती है, क्योंकि इसके बाद रिवर्स फ्लो स्टार्ट होना है। ठीक है, जैसे ही ऐसा प्रेशर पहुंचा बढ़ते बढ़ते कि वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, उस पॉइंट के बाद ज़रा भी प्रेशर बढ़ेगा तो जो फ्लूइड है
वो सॉलिड बाउंड्री को छोड़ के रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो स्टार्ट कर देता है, और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेपरेशन पॉइंट। और वहाँ पे जो बाउंड्री लेयर है वो सॉलिड सरफेस से सेपरेट हो जाती है। अगले डायग्राम में बात समझ में आ जाएगी। इसे देख लो, एक कर्व सरफेस है ए बी सी डी एस डी, ठीक है। कर्व सरफेस का मतलब क्या हुआ, जब मैं ए से सी की तरफ जाऊंगा, जब मैं ए से सी की तरफ जा रहा हूँ, तो फ्लूइड जो आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड से फ्लूइड आ रहा है, उसको पास करने के लिए एरिया उसका कम होता जा रहा है। एरिया कम होता जा रहा है क्या, है ना, एरिया कम होता जा रहा है, समझ लो। एरिया कम होता जाएगा तो वैसे ही वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मानते हो मेरी बात, है ना। वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बोल दूँ उसको, या प्रेशर कम होता जाएगा, एक ही बात है। उस तरीके से नहीं देखना हो तो ऊपर हाइट कम होती जा रही है, प्रेशर कम होता जा रहा है, प्रेशर कम होता जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। किसी भी तरीके से देख लो, आसान सा है डायग्राम, क्या है। तो ए बी सी, जब कर्व सरफेस में ऊपर की तरफ मैं चढ़ रहा हूँ, ऊपर से एरिया ऑफ फ्लो कम होता जा रहा है, ए कम होगा तो वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा, कम एरिया में से ज़्यादा जगह निकलेगी। तो कुल मिला के ए से सी तक वेलोसिटी बढ़ रही थी और प्रेशर कम हो रहा था। नीचे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी बना है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आगे बढ़ते बढ़ते कम होता जा रहा था। जाते जाते सी पॉइंट ऐसा आया कि कम होते होते प्रेशर मिनिमम पे पहुंच गया। तो जब तक प्रेशर कम हो रहा था तब तक वेलोसिटी बढ़ रही थी, और वेलोसिटी बढ़ रही थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ने से हमारी बाउंड्री लेयर जो है पतली और छोटी बनती है, लेकिन बाउंड्री सॉलिड सरफेस से चिपकी रहती है। सी पॉइंट के बाद क्या होता है कि प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया, सर्फ ऊपर एरिया बढ़ना स्टार्ट हो गया, वेलोसिटी कम होना स्टार्ट हो गई। वेलोसिटी कम हुई 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 एस पॉइंट पे पहुंचे। एस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है कि इसके बाद एस पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो हो चुकी है। क्या हो चुकी है, वेलोसिटी ज़ीरो। जैसे ही मैं एस पॉइंट के आगे बढ़ूंगा वैसे ही प्रेशर मेरा और कम होगा और वेलोसिटी ज़ीरो से नेगेटिव हो जाएगी। तो एस पॉइंट पे बाद जैसे ही आप आगे बढ़े, वेलोसिटी हो गई अपोजिट डायरेक्शन, या अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगी, रिवर्स फ्लो स्टार्ट हो गया। इस रिवर्स फ्लो के कारण जो एस पॉइंट है वहाँ से हमने क्या करा, तो छोड़ दिया सॉलिड बाउंड्री सरफेस को। इसी पॉइंट को बोल दिया मैंने क्या, पॉइंट ऑफ सेपरेशन। और ये क्या हो गया आपका, बाउंड्री लेयर सेपरेशन। बात समझ में आ गई। अब इसको मैं एक तरीका और है समझाने का, उससे समझते हैं कैसे। कि किसी सॉलिड सरफेस पे जब फ्लूइड चिपक के चल रहा था, पहली लेयर की तो वेलोसिटी ज़ीरो हो ही गई, भूल जाओ। अब उसके ऊपर वाली ट्रैवल करती हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती हैं वो फ्रिक्शन को काउंटरैक्ट करती हैं और उनकी वेलोसिटी कम होती जाती है, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है। हाँ भाई, कम होती जाती है। अब आगे बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, लेकिन उन्हें आगे फिर बढ़ाता कौन है। आगे बढ़ते बढ़ते काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, अपनी वेलोसिटी वो लूज़ करती जा रही है। तो होता क्या है कि उनके ऊपर वाली जो लेयर्स है ना, उनके ऊपर वाली जिनकी वेलोसिटी उनसे ज़्यादा है, वो मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देती हैं। आप समझ रहे हो, सारी लेयर्स चिपकी हुई हैं। आप अगर स्लो हो भी जाओगे तो ऊपर वाली लेयर जो तेज चल रही है आप उसी के सहारे आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि चिपके हुए हो उससे। कहने का मतलब, जो सरफेस फ्रिक्शन को डायरेक्टली काउंटर कर रही है जो लेयर, उसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी, लगातार वो काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करता जाएगा, लेकिन ऊपर वाली लेयर उसको लगातार मोमेंटम ट्रांसफ़र के थ्रू आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन मान लो ऊपर वाली लेयर्स की ही वेलोसिटी कम हो जाए एकदम से। कम कब होगी ऊपर वाली लेयर्स की वेलोसिटी, जब प्रेशर आपका ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब ऊपर वाली लेयर्स का प्रेशर अगर बढ़ता जाएगा तो उनकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। उनकी वेलोसिटी कम होते होते इतनी कम हो जाए कि वो नीचे मोमेंटम इफेक्टिवली ट्रांसफ़र ना कर पाएँ, तो नीचे वाली जो लेयर है एक पॉइंट आएगा वहाँ दम तोड़ देगी। मतलब वो अपनी वेलोसिटी कम होती जा रही है, फ्रिक्शन को एनकाउंटर करते 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 एक पॉइंट आया कि अब उसकी वेलोसिटी कम होते होते ज़ीरो हो गई। पहले भी कम होते होते ज़ीरो हो जाती, लेकिन पहले क्या हो रहा था कि ऊपर वाली लेयर्स उसे मोमेंटम ट्रांसफर करके उसको आगे बढ़ा लेती थी, लेकिन अब ऊपर वाली लेयर्स की खुद वेलोसिटी कम हो गई। वेलोसिटी कम क्यों हो गई, क्योंकि अब प्रेशर वेरी कर रहा है, प्रेशर बढ़ा तो वेलोसिटी कम हुई। वेलोसिटी कम हुई, उनने मोमेंटम ट्रांसफर नहीं कर पाई और इसका फ्रिक्शन को एनकाउंटर करते करते वेलोसिटी जीरो। तो जिस पॉइंट पे ये फ्रिक्शन एनकाउंटर करने के लिए इसमें वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी तो ये उस लेयर, वो सॉलिड सरफेस को छोड़ देगी और रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से बाउंड्री लेयर सेपरेशन होता है। अब लेकिन अगर प्रेशर मैं बोलूँ कि कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है मतलब जो लेयर्स की स्पीड है वो बढ़ती जा रही है, ऊपर वाली जो लेयर्स है उनकी स्पीड बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है तो उन्हें मोमेंटम ट्रांसफर करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा मोमेंटम आ रहा है उन पर, तो मोमेंटम ट्रांसफर करते रहेंगी तो ये फ्रिक्शन को काउंटर करते रहेगी और कभी सरफेस को नहीं छोड़ेगी।
है ना। तो ये दो तरीके से हम बाउंड्री लेयर सेपरेशन को समझ सकते हैं, या तो वो मोमेंटम ट्रांसफर वाले प्रिंसिपल से समझ लो, या प्रेशर वेलोसिटी का सिंपल केस को समझ लो आप। तो प्रेशर बढ़ते 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 वेलोसिटी को कम करता जाएगा, एक पॉइंट आएगा, प्रेशर और बढ़ा तो वेलोसिटी जीरो से नेगेटिव की ओर बढ़ जाएगी, और ये स्थिति रिवर्स फ्लो की बन जाएगी। तो ये बाउंड्री लेयर सेपरेशन एक ऐसा फेनोमेना है जो हम प्रैक्टिकली नहीं चाहते कि ये हो। क्यों? क्योंकि जहाँ पे बाउंड्री लेयर सेपरेट होती है उसके बाद ये रिवर्स फ्लो बनता है ना, यहाँ पे एडीज और वेक्स बन जाते हैं, करंट्स, और इनको स्टडी करना काफ़ी मुश्किल होता है और इनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे इंजीनियरिंग कॉजेज़ में कि कभी बाउंड्री लेयर सेपरेट ना हो, और नहीं होगी तो फायदा। तो इसका मतलब ज़्यादा वेलोसिटी या एक्सलरेटिंग फ्लूइड अगर आएगा जिसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है तो बाउंड्री लेयर पतली बनेगी और सॉलिड सरफेस से चिपक के चलेगी। लेकिन अगर डी एक्सलरेटिंग फ्लूइड अगर आएगा तो उसकी बाउंड्री लेयर थोड़ी थिकनेस ज़्यादा रहेगी और वो चिपक के नहीं चलेगी, बाउंड्री को कभी भी छोड़ देगी, जो हम नहीं चाहते। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसी प्रॉब्लम में ABCSD जो डायग्राम बना है इसमें बाउंड्री लेयर का सेपरेशन हो रहा है और मुझे सेपरेशन को रोकना है, तो आप क्या करोगे? जैसा कि मैंने बताया कि ये हम नहीं चाहते कि कभी बाउंड्री लेयर सेपरेट हो, लेकिन इस सिचुएशन में आप बाउंड्री लेयर सेपरेशन को कैसे रोकोगे? आप ये करो, मान लो एस पॉइंट के बाद अगर मैं सक्शन करता हूँ, एकदम से सक्शन स्टार्ट कर दूँ, तो क्या होगा? आप अगर सक्शन करोगे तो तेज़ी से फ्लूइड सक होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना। वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर, मतलब प्रेशर और कम होगा, नेगेटिव बन जाएगा तो प्रेशर कम होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ये चिपक के चलने लगेगी। या फिर जो लेफ्ट हैंड साइड से मैं ब्लोअर के थ्रू हवा देता हूँ तो वो क्या करेगा? एक्स्ट्रा एनर्जी इम्पार्ट करेगा, लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो बाउंड्री लेयर चिपक के चलेगी। तो ये कुछ मेथड्स हो सकते हैं जो बाउंड्री लेयर सेपरेशन को रोकने में मदद करते हैं। जहाँ से रिवर्स फ्लो स्टार्ट हो रहा है वहाँ आप सक्शन कर लो, सक करोगे तो नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर रिड्यूस, वेलोसिटी बढ़ी मतलब दोबारा से अपनी बाउंड्री लेयर चिपक गई। या फिर लेफ्ट हैंड साइड से मैं जो आगे बढ़ते बढ़ते लेयर स्लो होती जा रही है उनको ब्लोअर से ब्लोइंग प्रोवाइड करूँ, एनर्जी मिलेगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, फिर वो हो सकता है कि बाउंड्री लेयर सेपरेट ना हो। तो ये कुछ तरीके हैं टू अवॉइड बाउंड्री लेयर सेपरेशन, है ना। तो इतने कॉन्सेप्ट्स अभी तक इंट्रोडक्शन में बहुत है मेरे ख्याल से। बाउंड्री लेयर होती क्या है, उसको एनालाइज कैसे किया जाता है, उसमें 3 तरह की थिकनेस डराइव कैसे करते हैं, और बाउंड्री लेयर सेपरेशन कैसे होता है। बाकी बाउंड्री लेयर के बारे में अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।